हे गाइस, हेयर शाशिता, वेलकम बैक टू एडवांस क्लासेस। तो आज की जो वीडियो होने वाली है आपकी, वो होने वाली है पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट 2। यानी कि इससे पहले जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी वो पार्ट ऑफ स्पीच को कवर करा रहे थे हम, जिसमें ऑलरेडी हमने 4 पार्ट ऑफ स्पीच कवर करा दी थी। और ये जो वीडियो होने वाली है आपकी, जो रिमेनिंग 4 पार्ट ऑफ स्पीच थी आपकी एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, तो इंटरजेक्शन, हम इनको कवर करेंगे। पहली जो पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो थी उसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव को ऑलरेडी कवर करा चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, आप वहां से जाके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। An adverb is word which modifies any part of speech except a noun, pronoun और interjection। एडवर्ब क्या होते हैं? वो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। आपके एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, मतलब सेल्फ एडवर्ब को भी करते हैं वो। आप अभी देखोगे कि कैसे करते हैं। प्रीपोजिशन और कंजक्शन, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। तो जो एडवर्ब होते हैं वो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर जो जितनी भी पार्ट ऑफ स्पीच बच रही है, जैसे वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। एडवर्ब का भी आपको मतलब बताएंगे किस तरीके से एडवर्ब खुद अपने आप को क्या मॉडिफाई करता है। तो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इन सभी पार्ट ऑफ स्पीच को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। जैसे श्याम रन स्लोली। अब स्लो क्या है? स्लो एक क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि जो राम है वो क्या भाग रहा है, दौड़ रहा है ना। बट वो कैसे भाग रहा है? स्लो, है ना। जब हम किसी की क्या विशेषता बताते हैं वो आपका एडजेक्टिव होता है। बट हम जब उसको मॉडिफाई कर देते हैं स्लोली, जैसे कि कोई भी सेंटेंस अगर फिनिश होता है एट द एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है तो हम क्या एडवर्ब को बनाकर भी क्या ऑब्जेक्ट के रूप में हम रख सकते हैं। जैसे कि श्याम रन स्लोली, तो स्लोली क्या ly जब भी हम लगा देते हैं एडजेक्टिव में तो वो क्या बन जाता है? आपका एडवर्ब, ठीक है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब गर्ल क्या है? नाउन है, ठीक है। ब्यूटीफुल क्या है? आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। अब ये जो वेरी आपको शो हो रहा है, वेरी, तो ये क्या है? आपका एडवर्ब, ओके। क्योंकि अब ये क्या कर रहा है? ब्यूटीफुल क्या है? आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। तो जब भी हम देखते हैं एडवर्ब का जो वर्क रहता है वो क्या रहता है? मॉडिफाई करना किसी भी चीज को, या वो वर्ब हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकती है ना, प्रीपोजिशन हो सकता है, कंजक्शन हो सकता है, ठीक है। एक्सेप्ट यानी कि एक्सेप्ट का मतलब होता है कि छोड़ के, है ना, के बजाय। नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन को छोड़कर जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच आपकी बच रहे हैं उसमें जो एडवर्ब है वो क्या उसको मॉडिफाई करता है। जैसे कि आपका एक और एग्जांपल अगर हम देखें, थर्ड, शी लर्न्स अब ऑनेस्ट क्या है आपका? नाउन। तो ऑनेस्ट को क्या मॉडिफाई कर रहा है? वेरी। वेरी का मतलब है वो ऑनेस्ट तो है बट क्या एक्सट्रीम, उसका लेवल को क्या कर रहा है? अप कर रहा है। तो शी इज वेरी ऑनेस्ट, वो क्या है? बहुत ज्यादा ईमानदार है। अगर हम लिखते हैं शी इज ऑनेस्ट तो इट इज अ जनरल सेंटेंस कि हाँ वो एक ऑनेस्ट है, बट ऑनेस्ट गर्ल है। अगर हम उसको बोल रहे हैं कि शी इज वेरी ऑनेस्ट, क्या इसके एक लेवल को अप कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा वो ऑनेस्ट है। तो ये जो वेरी है वो क्या है? आपका एडवर्ब है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके काइंड्स है आपके सिंपल एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। सिंपल एडवर्ब क्या होता है? दीज आर द एडवर्ब व्हिच एक्सप्रेस आइदर एक्सेप्टेंस और सर्टेनली ड्यू टू टाइम, नंबर, प्लेस, मैनर, डायमेंशन।
जो सिंपल आपके एडवर्ब है वो आपको वो क्या क्या एक्सप्रेस करते हैं, टाइम, नंबर, प्लेस, मैनर और डायमेंशन। अगर ये सारी चीजें एक्सप्रेस हो रही है किसी भी सेंटेंस में, वहां पर क्या लगा हुआ है आपका, सिंपल एडवर्ब लगा हुआ है। जैसे कि आप सिंपल एडवर्ब के भी टाइप्स हैं, टाइम्स, मैनर, क्वांटिटी, रीजन, नेगेशन, प्लेस, मैनर और अफर्मेशन। ठीक है, इसके बाद हम ये सभी टाइप्स पढ़ेंगे। अभी 8 टाइप्स हैं इसके। एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, ये टाइम बताता है ना, किसी भी चीज का हम सेंटेंस में अगर देख रहे हैं टाइम बता रहा है, जैसे लेट, अर्ली, सून, एगो, इस तरीके के वर्ड आता है, यस्टरडे, टुमारो। अगर ये सारे वर्ड्स अगर आ रहे हैं सेंटेंस के अंदर, तो वहां पर क्या लगा हुआ है आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम लगा हुआ है। जैसे ही केम लेट, वो कैसे आया, वो लेट आया, हमने उसको मतलब टाइम पर बुलाया था, बट वो टाइम्स जो हमने टाइम लिमिट सेट की हुई थी, तो वहां से वो क्या हुआ, लेट आया, ही केम लेट। शी केम हेयर यस्टरडे। तो यानी कि अगर हम इसका आइडेंटिफिकेशन करना हो कि कैसे कर सकते हैं, तो दिस इज नोन बाय एडिंग वैन टू दी वर्ब। अगर हम वर्ब में वैन का यूज करेंगे कि वो कब आया, अगर जैसे कि हमारी जो वर्ब है सेंटेंस में केम है, तो वो कब आया, वो लेट आया, है ना। शी केम हेयर यस्टरडे, वो कब आया, यस्टरडे, कल आया था वो। यहाँ पर कब आया था, वो कल आया था। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा एडवर्ब लगा हुआ है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं ये देख लेते हैं। दीज वर्ड्स आर ऑलवेज यूज टू इंडिकेट टाइम। जैसे नाउ आ गया आपका सेंटेंस में, नाउ आई एम कम हियर, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। लेट हुआ, जिस लेट का आपने देखा है, ही केम लेट, है ना। जैसे डेली हो गया, जैसे आई ब्रश माई टीथ डेली, है ना। बिफोर हो गया यानी कि पहले, देन हो गया यानी कि बाद, ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, अगर हम इस तरीके से बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या एडवर्ब टाइम है, सिंस है ना, टुडे, अर्ली, आफ्टरवर्ड्स, यस्टरडे, टुमारो, एगो, सून। जैसे आई केम हियर 2 years एगो। इस तरीके से हम जब भी हम टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं, इन ये वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में आए हैं आपके, तो दैट इज मीन आपका वहां पर क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। सेकंड देख लेते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहाँ पर हमने टाइम की बात की, अब यहाँ पर हम प्लेस की बात करेंगे। यहाँ पर वो टाइम शो कर रहा था, किस किस वर्ड से शो कर रहा था हमने ये देख लिया, नाउ, लेट, टुडे, यस्टरडे, एगो। इस तरीके से ये जो वर्ड है वो क्या शो कर रहे हैं, टाइम शो कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस की जब हम बात करते हैं, तो ये क्या किसके बारे में बताते हैं, प्लेस के बारे में बताते हैं। जैसे ही गोज देयर, हेयर, देयर, इस तरीके से जब हम बात कर रहे होते हैं, तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, एडवर्ब के बारे में। अगर हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन देखनी है, कैसे को देख सकते हैं, दिस इज नोन बाय एडिंग वेयर टू वर्ब। जब भी हम वर्ब में वेयर का यूज करेंगे, यानी कि कहाँ गए, आप कहाँ गए थे, तो हम बताएंगे वहां गए थे, या कोई प्लेस का नाम लेंगे, है ना। तो जब भी ऐसा सेंटेंस में देखने को मिलेगा आपको ये वाले वर्ड्स, देयर, हेयर, अबव, आउट, नियर, बिलो, फार, विद इन, हिदर, तिदर, इनवर्ड, बिहाइंड, अवे, एवरीवेयर और बैकवर्ड। ये जब भी आप इन वर्ड्स को देखोगे, तो ये आपको क्या बता रहे होंगे, कहीं ना कहीं की लोकेशन को इंडिकेट कर रहे होंगे, है ना। कोई भी लोकेशन बता रहे होंगे। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग हियर, तो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, तो मैंने एक क्या इंडिकेट किया, एक प्लेस को इंडिकेट किया, आई एम स्टैंडिंग हियर, है ना। और यू आर स्टैंडिंग देयर, तो मैं आपके बारे में बता रही हूँ कि आप वहां पर खड़े हो। जब भी हम किसी प्लेस को इंडिकेट कर रहे होते हैं, तो वो किसके थ्रू कर रहे होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस के थ्रू कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप इन वर्ड्स को देखोगे, वो जो इंडिकेट किसको कर रहे होंगे, वो प्लेस को इंडिकेट कर रहे होंगे। तो सिंपली ये क्या हुआ, आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स क्या, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, इस तरीके से हम नंबर का यूज करते हैं ना। तो इसी में जब भी आप नंबर्स की क्वांटिटी की बात करते हैं, जैसे दिस इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम द टास्क इज कंप्लीटेड। जब भी हमने कोई भी टास्क कंप्लीट किया है, किसी भी चीज के बारे में हम जब बोल रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं ना, वंस, टू, ट्वाइस, थ्राइस। इस तरीके से जब भी हम क्वांटिटी की यहाँ पे बात कर रहे होते हैं नंबर्स की, तो वहां पर क्या होता है, आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। जैसे आई हैव रीड दिस बुक ट्वाइस, ट्वाइस का क्या मतलब होता है, 2 टाइम्स। मैंने ये बुक जो पढ़ रखी है वो कितने टाइम्स पढ़ रखी है, 2 टाइम्स। जैसे आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट, मैंने इससे पहले इतना ब्यूटीफुल सनसेट कभी भी नहीं देखा। तो ये क्या बता रहा है, ये आपको नंबर्स बता रहे हैं कि मैंने कभी नहीं देखा, और ये मैंने पढ़ा है तो 2 बार पढ़ा है, ये मैंने पढ़ा है ये 3 बार पढ़ा है, ये मैंने चीजें की हैं तो मैंने कितनी बार की है, 3 बार की हैं। इस तरीके से जब भी हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, काउंटिंग्स की बात कर रहे होते हैं कि मैंने इतनी टाइम्स किया, जैसे आई विल ट्राई दिस मैनी टाइम्स ऐसे भी बोलते हैं, है ना। तो जैसे ये वर्ड्स कैसे आएंगे आपके, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। देखो वंस का मतलब 1, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, थ्राइस का मतलब है 3 टाइम्स, ऑलवेज का मतलब हमेशा। आई एम ऑलवेज गेटिंग लेट,
मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। तो ये क्या है, आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर्स इंडिकेट कर रहा है। सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, फ्रिक्वेंटली, अगेन, नेवर, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, नंबर्स को, एडवर्ब ऑफ नंबर्स को। ये सारे वर्ड्स अगर आपको सेंटेंस में दिख रहे हैं, नंबर्स बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं, मतलब नंबर्स बता रहे हैं कि मैंने इतनी टाइम्स वर्क किया है, या वो हमेशा ऐसा करती है, या वो कभी उसने नहीं देखा है, इस तरीके के वर्ड्स अगर आते हैं आपके सेंटेंस में, तो आप क्या बोलोगे, वो क्या है, आपके एडवर्ब ऑफ नंबर। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर्स। अब एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, जब भी हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं, उसका एक सही मैनर होता है ना, एक तरीके से हम चीजों को क्या लिख रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। जैसे कि दीज रिवील द वे ऑफ वर्किंग, मतलब किसी भी तरीके को बताना, किसी भी, जैसे कि द गर्ल सैंग स्वीटली, वो गाना गा रही है, बट कैसा गा रही है, बहुत स्वीट गा रही है। तो अगर हमें ऑब्जेक्टिव खत्म करना है, तो हम क्या लगाएंगे, एल वाई लगा देंगे। जब भी हम एडजेक्टिव में एडवर्ब का जब भी हमें एडजेक्टिव में एडवर्ब बनाना होता है, तो हम उसमें एल वाई को ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, आपका एडवर्ब बन जाता है। सो सिमिलरली इसमें जो स्वीट है, हमने स्वीट एक एडजेक्टिव था जिसमें हमने क्या किया है, उसमें एल वाई का यूज किया है। एल वाई से वो क्या बन गया, आपका एडवर्ब बन गया। ठीक है, तो द सन सैंग स्वीटली, उसने जो गाना गाया वो कितना स्वीट गाया, अब मैं एल वाई लगा दिया तो ये एडवर्ब हो गया आपका। ठीक है, ही वॉक स्लोली, वो वॉक कर रहा है, बट कैसे वॉक कर रहा है, वो स्लो वॉक कर रहा है। स्लो क्या है आपका यहाँ पे, देखो वॉक आपका वर्ब है, स्लो क्या है आपका एडजेक्टिव है ना। तो एडजेक्टिव में अगर हम एल वाई का यूज कर रहे हैं, वो आपका क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। जब भी हम एडजेक्टिव में प्लस एल वाई जोड़ देते हैं, वो क्या बन जाता है, आपका एडवर्ब। एम आई क्लियर। अगर आपको कोई भी एडजेक्टिव दे दिया और आपसे बोल दिया जाए कि आपको इसको एडवर्ब बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, इसमें एल वाई को ऐड करके उसको एडवर्ब बना दोगे। ओके, जैसे आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे हम इसका, these are known by adding how to the verb of the sentence। अगर हम उसमें बोलेंगे कैसा, कि वो उसने कैसा गाया, स्वीट गाया, तो दैट इज मीन स्वीट क्या है, आपका एडवर्ब है ना। अब वो कैसे, मतलब वॉक कैसे कर रहा है, वो स्लो कर रहा है, तो स्लो क्या है, आपका एडवर्ब है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला वो कितनी जल्दी, यहाँ मतलब कैसे आया, बहुत, उसने क्या करा, बहुत क्विकली आया। जैसे कि यहाँ पे देखो उसमें वर्ड दिए गए हैं, नोट, दीज आर क्लियरली, स्लोली, स्वीटली, हार्डली, बैडली, हार्डली मीन्स बहुत मुश्किल से, है ना, बैडली बहुत बेकार तरीके से, नाइसली बहुत अच्छी तरीके से, सो, दस यानी कि इसीलिए, इस प्रकार, वेल, इल, क्वाइटली, प्रोबेबली, प्रोबेबली मैंने शायद, सर्टेनली यानी कि निश्चित रूप से। अब ये सारे जब भी वर्ड्स आप देखोगे किसी भी सेंटेंस में, तो ये क्या शो कर रहा होगा, आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, अब इसमें दीज एडवर्ब आर ऑलवेज फाउंड बाय एडिंग एल वाई टू द एंड ऑफ द एडजेक्टिव। जैसे मैंने आपको बताया था, एडजेक्टिव में एल वाई का यूज करते हैं, तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो कुछ इसमें दिए गए हैं एडजेक्टिव, जैसे स्लो का स्लोली हो जाता है, श्योर का श्योरली, शॉर्ट का शॉर्टली, सेकेंड का सेकेंडली। एडजेक्टिव यहाँ पर है क्विक का क्विकली, थर्ड का थर्डली, लास्ट का लास्टली, नियर का नियरली। हम बोलते हैं लास्टली, मैं बस इतना कहना चाहूंगी, तो हम लास्टली का यूज कर रहे हैं। तो एक क्या पार्टिसिपल के तौर पर भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे पार्टिसिपल कब यूज होता है, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, तो हम लास्टली जैसे बोलते हैं ना, लास्टली, बस मैं इतना कहना चाहूंगी, लास्टली आई वांट टू से समथिंग। इस तरीके से जब हम अपनी स्पीच को एंड करते हैं, तो हम ये सारी चीजें क्या ऐड करते हैं उसमें। तो ये क्या है, एक एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके के जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, क्लियरली, स्लोली, स्वीटली, जब भी आप सेंटेंस में ये वर्ड देखोगे, तो वहां पर क्या है, आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। ये बस आपको बताने के लिए है, फिर हम क्वेश्चन में देखेंगे कि एडवर्ब यूज कैसे होता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। अब डिग्री हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, डिग्री कितनी टाइप्स की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो इट इंडिकेट द क्वांटिटी और अमाउंट। अब ये क्या इंडिकेट करता है, तो क्वांटिटी को इंडिकेट करता है, दूसरा क्या, अमाउंट को इंडिकेट करता है कि कितने अमाउंट में कोई भी चीज हो रही है, तो किसी भी क्वांटिटी में हो रही होगी या किसी भी अमाउंट में हो रही होगी। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई एम फुली रेडी। अगर मैं आपसे पूछूं कोई भी क्वेश्चन कि आप क्या रेडी हो ये सारी चीजें करने के लिए, तो यस आई एम फुली रेडी। तो ये क्या है, आपका एडवर्ब है। वो क्या बता रहा है, फुली यानी कि पूरी तरह से। तो एक अमाउंट में उसने अपने आप को बताया कि मैं पूरी तरह से क्या रेडी हूं, तो ये क्या बताया, आपका एक अमाउंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, या फिर आप इसकी, ये आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी शो कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ही इज वेरी क्लेवर, तो क्लेवर क्या है, क्लेवर एक कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है,
जब भी हम ER देखते हैं वर्ब में, तो वो क्या हो जाता है हमारे लिए कंपैरेटिव डिग्री। ER का हम यूज किस में करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में। और अगर जिस वर्ब में ER नहीं लगा होता है तो हम क्या यूज करते हैं उसके लिए? मोर। तो ही इज वेरी क्लेवर, तो दैट इज मीन बहुत ज्यादा चालाक है वो। हमें बोल रहा है उसके बारे में कि वो पूरा का पूरा चालाक है, बहुत ज्यादा चालाक है, वो क्लेवर है। तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है आपका? एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज हो रही है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन का कैसे करेंगे हम? हाउ मच इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट। अगर हम इस तरीके के हाउ मच लगा के मतलब पूछेंगे हाउ मच, तो वो जो आंसर अगर हम निकल के आएगा ना सेंटेंस में से, उसको हम क्या मानेंगे? एडवर्ब, ठीक है। अब इन दिस यानी कि टू का वैसे यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। जैसे कि टू मच बोल देते हैं हम, आई एम टू लेट टुडे, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई आज, इस तरीके से बात होती है। मच, वेरी, ऑलमोस्ट, लिटिल, सो, क्वाइट, रैदर, पार्टली, इनफ, इनफ मैंने पर्याप्त, समवॉट, ईटीसी। अगर ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं तो वहां पर क्या आपको अमाउंट की क्वांटिटी देखने को मिलेगी ही सेंटेंस में। और ये क्या शो करते हैं आपके ये सारे वर्ड्स? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री, ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम एडवर्ब ऑफ रीजन। अब बहुत जब भी हम सेंटेंस का यूज करते हैं तो एक रीजन अगर हमने बताया दैट, उसके बाद क्या हम कंक्लूजन बताते हैं, रिजल्ट बताते हैं। तो इस तरीके से कहते हैं दिस रिवील्स द रीजन फॉर डूइंग द वर्क। जैसे ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, उसने स्कूल छोड़ दिया इसीलिए। ही हैंस अनएबल टू गो, इसलिए वो जा नहीं पाया। ये क्या रीजन बता रहे हैं? तो दीज इंक्लूड्स देयरफॉर हैंस। अब ये इस दोनों का मतलब क्या होता है? इसलिए, ठीक है। इन दोनों का क्या मतलब होता है? इन दोनों में क्या मतलब होता है? इसलिए। तो ये जो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे दैट इज मीन वो आपके एडवर्ब ऑफ रीजन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेवेंथ है एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब भी क्या होता है? पॉजिटिव कोई भी चीज है ना। अफर्मेटिव है दीज कंटेन्स अ सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द कंप्लीशन ऑफ अ टास्क। यानी कि हम कोई भी चीज सिचुएशन अगर हमने उसको एक्सेप्ट किया, हाँ ये है, ये सारी ये चीजें, ये फैक्ट है। जब भी हम एक्सेप्टेंसी का अगर आ रहा होता है सेंस उसके अंदर, सेंटेंस के अंदर, तो वहां पर क्या होता है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे यस ही वेंट देयर, जैसे कि मैंने पूछा वेयर डिड ही गो, वो कहां पर गया हुआ है? तो वो बोलेगा यस ही वेंट देयर, यानी कि मतलब मैंने पूछा कि वो वहीं गया हुआ है क्या, किसी मतलब प्लेस का अगर नाम लेके बोला तो बोलेगा यस, यानी कि हाँ ही वेंट देयर, वो वहीं गया है जो आप बता रहे हो, है ना। जैसे कि आई सर्टेनली वेंट, अगर मैं आपसे बोलूं यू मस्ट कम इन माई पार्टी, तो आप बोलोगे यस आई विल सर्टेनली कम। सर्टेनली का मतलब होता है यहाँ पे निश्चित तौर पर, निश्चित ही, मैं जरूर ही वहां आऊंगा, निश्चित रूप में वहां आ जाऊंगा। यानी कि ही आई सर्टेनली वेंट, मैं वहां जरूर जाऊंगा। मतलब इस तरीके से जब भी हम किसी को श्योरली के साथ बोल रहे हैं, कि श्योरिटी के साथ देते हैं, 100% श्योरिटी के साथ कि हाँ मैं वहां जरूर जाऊंगा, ये यहाँ वहां गया है, इस तरीके से वर्ड आते हैं ना। जैसे यस मीन्स एक्सेप्टेंसी, यहाँ पे आपको शो दिख रही होगी कि यस मीन्स हाँ एक्सेप्ट कर रहा है, तो वहां पे अफर्मेटिव है। श्योरली, सर्टेनली, अनडाउटली। अगर इस टाइप के वर्ड्स अगर आपको सेंटेंस में शो हो रहे हैं दैट इज मीन वहां पर क्या लगा हुआ है? आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम एडवर्ब ऑफ नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है? जब भी कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है या कोई भी सेंटेंस बोल रहा है, तो आपके आंसर में क्या है? नो। आपके जो आंसर में क्या आएगा? नो आएगा, नहीं आएगा, नेवर आएगा। इस तरीके के जो वर्ड्स आते हैं वो आपका क्या हो जाता है? आपका एडवर्ब ऑफ नेगेटिव। जैसे कि दिस रिवील सेंस ऑफ बीइंग यूजलेस, ठीक है। ही डज नॉट नो मी, वो मुझे नहीं जानता है। यहाँ पे क्या है? डज नॉट, नॉट क्या है? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ नेगेटिव है, वो मुझे नहीं जानता ना। ही डजंट नो। ही विल नेवर सी मी, ही विल नेवर सी हिम, उसने उसे कभी नहीं देखा। यहाँ पे नेवर भी क्या है? नेगेटिव है। नेवर, नो, नॉट, ये सारे जो वर्ड्स आते हैं वो क्या है? आपके नेगेटिव है। इसमें नो, नॉट, नेवर, ये वर्ड्स है अगर जिस सेंटेंस में भी आ रहे हैं वो क्या है? आपका एडवर्ब ऑफ नेगेटिव है। जैसे मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर। इस तरीके से जब भी नेगेटिव आपको सेंस शो हो रहा है किसी भी सेंटेंस में, वहां पर क्या है? आपका एडवर्ब ऑफ नेगेटिव है। अब इंटेरोगेटिव सेकंड
सेकंड काइंड से इसका इंटरोगेटिव एडवर्ब्स का। तो इंटरोगेटिव का मतलब क्या है? इंटरोगेटिव का WH जो वर्ड्स होते हैं, अगर आप उनमें क्वेश्चन कर रहे हो, अगर उसका जो आंसर है वो यस और नो में नहीं है, तो दिस वन क्या है? वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। देखो जैसे व्हेन विल यू गो होम, यहाँ पर वो क्या शो कर रहा है? यहाँ पे वो शो कर रहा है किसी प्लेस के बारे में। व्हेन विल यू गो होम, आप होम कब, मतलब व्हेन विल यू गो होम, आप वहां, आप अपने घर पे कब जाओगे, ऐसे बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या प्लेस की बात हो रही है ना? व्हेन विल यू गो होम। और इंटरोगेटिव में हम क्या यूज कर, मतलब इंटरोगेटिव में अगर क्वेश्चन करेगा तो वो कैसे करेगा? प्लेस इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। अब इसमें टाइम, प्लेस, नंबर्स, रीजन सभी आएंगे इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जितना भी हमने पढ़ा है ना सिंपल उसमें। तो इसमें इंटरोगेटिव में जो भी रिलेटिव क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं उसमें, तो वो टाइम, प्लेस और नंबर्स वगैरह से भी क्या रिलेटेड होगा। जैसे कि ये पूछा गया इसमें, व्हेन विल यू गो होम, आप होम कब जाओगे, ऐसा पूछा जा रहा है इसमें। कब जाओगे यानी कि इसमें किसकी बात हो रही है? टाइम की बात हो रही है। सॉरी, यहाँ पे मैंने प्लेस लिख दिया, होम को देख रही थी। वैन का मतलब हो रहा है कब। अब वहां कब जाओगे, आपने पूछा कब जाओगे, मैं वहां तब, मतलब मैं यानी कि 4 टाइम, मतलब 4 o'clock, 5 o'clock, जब भी इसका जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है? टाइम में आ रहा है। तो व्हेन विल यू गो होम यानी कि इसमें टाइम की बात हो रही है। तो ये आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब है, ठीक है, जिसमें आप क्या पूछ रहे हो? टाइम। वेयर इज श्याम एट प्रेजेंट, अब इसमें पूछा जा रहा है श्याम है वो एट प्रेजेंट अभी कहाँ पर है। कहाँ पर है, कहाँ का सेंस मतलब क्या आ रहा है? आपसे प्लेस पूछ रहा है वो, ठीक है। एट प्रेजेंट श्याम, वेयर इज श्याम, श्याम की जब बात हो रही है वो कहाँ पर है अभी फिलहाल, प्रेजेंट में कहाँ पर है, वो भी कहाँ पर है। वेयर मीन्स कहाँ, तो यानी कि प्लेस हम पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या इंटरोगेटिव एडवर्ब है आपका, ठीक है, जिसमें प्लेस आ रहा है। हाउ मेनी बॉयज हैव कम बैक, अब कितने बॉयज यहाँ पर आए हुए हैं, कितने बॉयज यहाँ पे कम मतलब वापस आए हैं। हाउ मेनी मीन्स कितने, ठीक है। इसमें क्या नंबर्स पूछ रहा है, अगर आपका आंसर इसमें नंबर्स आएंगे, नंबर ऑफ बॉयज इसमें आ रहा है, तो ये यहाँ पर आपका क्या है? इंटरोगेटिव एडवर्ब है। व्हाई डिड ही बीट हिम, उसने उसे क्यों मारा, यहाँ पर रीजन पूछ रहा है वो, व्हाई, क्यों मारा उसने उसको, ठीक है। यहाँ पर क्या है? आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब आ गया। हाउ डिड ही डू दिस, उसने ये कैसे किया, ये आपका मैनर पूछ रहा है, उसने कैसे किया ये। हाउ डिड ही डू दिस, उसने ये कैसे किया, ये मैनर है। तो जब भी इन दिस अबव सेंटेंस व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, व्हाई, हाउ आर यूज्ड एज द इंटरोगेटिव एडवर्ब। एडवर्ब में देखा आपने WH की फैमिली आती है, ठीक है। व्हाट, विल, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, H वाले भी रहते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सारे क्या है? आपके इंटरोगेटिव एडवर्ब होते हैं। थर्ड और लास्ट देख लेते हैं हम, रिलेटिव एडवर्ब। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउंस की बात की थी, जब भी वो एक कॉसेस को दूसरे कॉसेस से जोड़ रहे होते हैं, जैसे एज अ कंजक्शन। कंजक्शन का क्या मतलब होता है? एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ना, ठीक है। तो सिमिलरली जो रिलेटिव एडवर्ब्स है वो भी यही सेम वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे दीज एडवर्ब्स कनेक्ट टू सेंटेंस एंड इंडिकेट द टाइम, प्लेस एंड रीजन। अब वो किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं? वो टाइम को, प्लेस को, रीजन को कर रहे हैं, है ना। पॉइंटिंग टू द नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस। अब नाउन और प्रोनाउन को क्या मतलब उसको एज अ कंजक्शन के रूप में जब हम जोड़ रहे होते हैं, हेल्पिंग विद द हेल्पिंग ऑफ WH वर्ड, है ना। यहाँ पर जो WH वर्ड का यूज करेंगे हम इंटरोगेटिव में, तो हमने यूज कर लिया कौन, क्या, कहाँ, कैसे, ऐसे यूज हुआ है। बट इन्हीं सेम वर्ड्स का हम यूज किस में करेंगे? रिलेटिव एडवर्ब्स में। कैसे करेंगे? आई नो वेयर ही वॉज बोर्न, मैं जानता हूं वो कहाँ पर क्या बॉर्न हुआ है, यानी कि पैदा हुआ है, जो भी है वो क्या पूछ, अब यहाँ पे क्या बताने की कोशिश करें? आई नो वेयर ही वॉज बॉर्न, वो कहाँ पर हुआ है, यानी कि यहाँ पे प्लेस आपसे, आप देख रहे हो यहाँ पे प्लेस पूछा जा रहा है कि वो कहाँ पर हुआ है, या फिर मैं जानता हूँ वो कहाँ पर पैदा हुआ है, इस तरीके से हम बोलते हैं ना किसी से भी, तो यहाँ पे प्लेस की बात हो रही है। प्लेस, टाइम और रीजन जब भी आएगा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब के साथ, तो वहां पे क्या है आपका, ये जो वेयर है ना आपका, ये आपका क्या है? रिलेटिव एडवर्ब है ये, ठीक है। ये वेयर क्या है आपका? रिलेटिव एडवर्ब है। तो आई नो यानी कि मैं जानता हूँ, वेयर, तो इसने आई नो को किससे के साथ कनेक्ट किया? वेयर के साथ। और किससे किया? ही वॉज बोर्न। तो ये देख रहे हो आपके दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, जो वेयर है इसको क्या जोड़ रहा है, ठीक है, एज अ कंजक्शन के रूप में वो आई नो और ही वॉज बोर्न को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। और किसके बारे में पूछ रहा है? वो प्लेस के बारे में बता रहा है। यहाँ पर हम आस्क नहीं कर रहे हैं, जब भी हम क्वेश्चन आस्क करते हैं तो वहां पे क्या क्वेश्चन मार्क का
जो है क्वेश्चन मार्क का निशान लगा देते हैं। बट क्या होता है इसमें, जब भी हम बता रहे हैं उसको रिलेटिव एडवर्ब के साथ, जैसे आई नो वेयर ही वाज बोर्न, उसने एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़कर बताया कि वो कहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर प्लेस को इंडिकेट कर रहा है वो, ठीक है। और आपको क्या दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है वो, और प्लस वो एक आंसर के रूप में बता रहा है, ना कि वो क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको इंटेरोगेटिव और रिलेटिव में आपको ये देखने को मिल जाएगा, जब भी हम ये पूछते हैं ना कि कहाँ, कैसे, क्यों, अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये वाला आपका साइन आपको दिख जाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं कर रहे होते हैं और एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से आपको लग रहा है कि हाँ कनेक्ट हो रहा है, ऐसा कंजक्शन के रूप में जोड़ रहा है, तो वहां पर क्या होता है आपका रिलेटिव एडवर्ब होता है। जैसे ही नोज व्हेन राम विल कम, जैसे कि वो जानता है, व्हेन मीन्स जब, राम विल कम, वो जानता है कि राम कब आएगा, है ना। इसमें क्या बात हो रही है, वो जानता है कि राम कब आएगा, तो ये क्या एक आंसर के रूप में बोल रहा है कि वो जानता है कि राम कब आने वाला है। ही नोज दैट बट ही डजंट टेल मी, कि वो मुझे नहीं बता रहा है, ही इज नॉट टेलिंग मी। तो ही नोज व्हेन राम विल कम, यानी कि ही नोज को और राम विल कम, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, उनको वो क्या कनेक्ट कर रहा है, कौन कनेक्ट कर रहा है, व्हेन, तो दोनों को कनेक्ट कर रहा है एज अ कंजक्शन के रूप में, तो वो क्या होता है आपका रिलेटिव एडवर्ब। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो। अब आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं इसकी। दीज एडवर्ब आर इंटरोगेटिव एडवर्ब्स वेयर दे ऑक्योर इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस रेदर देन एट अ बिगनिंग, and also function as an additional conjunction to the adverb which includes why, when और where। अब देखो why means और when और where, ये जो थ्री आपके इंटेरोगेटिव वर्ड्स है, जो यहाँ पर किसका काम कर रहे हैं, आपका रिलेटिव एडवर्ब का। तो जब भी ये वर्ड्स आएंगे और आपको लग रहा होगा एज अ कंजक्शन के रूप में वो काम कर रहे हैं, तो वो वहां पर क्या है आपका रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। जैसे द नाउन दैट कम्स बिफोर अ रिलेटिव एडवर्ब इज कॉल्ड इट्स। अब देखो ये नाउन्स के बारे में बता रहा है, इसको क्या बोला जाता है, जैसे प्लेस एंड रीजन एंड एंटीसीडेंट्स ऑफ दिस एडवर्ब, ठीक है। अब रिलेटिव एडवर्ब आपको क्लियर हो गया, जब भी कोई सेंटेंस एज अ कंजक्शन के रूप में जोड़ रहा होता है इसको, तो उसको क्या बोलते हैं, हम रिलेटिव एडवर्ब्स बोलते हैं। एडवर्ब एक्चुअली में क्या है, जैसे वेरी हम यूज करते हैं, मोस्टली सेंटेंस हम वेरी का यूज कर लेते हैं। देखिए इट्स वेरी का यूज करते क्यों है, वेरी और मच का यूज कैसे करेंगे, वेरी का यूज पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के साथ होता है। जैसे पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है आपकी, सिंपल जो डिग्री होती है आपकी, ठीक है, जिसमें सो और ऐसा यूज करते हैं। जैसे ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो वो क्या हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको सिंपल कि ही इज इंटेलिजेंट, बट अगर हम उसको क्वालिफाई कर रहे हैं इंटेलिजेंट कि हाँ वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, उसको एक्सट्रीम लेवल दिखा रहे हैं ना उसको। तो जब भी हम किसी का एक्सट्रीम लेवल दिखाते हैं तो उसमें हम वेरी का यूज करते हैं। तो मैंगो इज वेरी स्वीट, जो मैंगो है वो स्वीट, आम तो मीठे होते ही हैं, तो दिस मैंगो इज वेरी स्वीट, अगर हमने ऐसे बोला है दिस मैंगो इज वेरी स्वीट, तो ये क्या वेरी क्या किसको क्वालिफाई कर रहा है, स्वीट को। तो यहाँ पर वेरी प्रेजेंट पार्टिसिपल का गुण बताता है, ठीक है, अतः उससे पहले प्रयुक्त होता है, जैसे वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंसल्टिंग। अब ये देखो पार्टिसिपल क्या होते हैं, जो इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, है ना। सेंटेंस की स्टार्टिंग में जब भी हम ऐसे आईएनजी की फॉर्म में यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे बोल दिया हमने वेरी इंटरेस्टिंग, तो यानी कि अगर वेरी इंटरेस्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, एडवर्ब का वेरी, तो हम पार्टिसिपल के साथ भी हम वेरी का यूज कर सकते हैं, इसमें ये बताया गया है, ठीक है। और कभी कभी मच का प्रयोग हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले होता है, जैसे हरी इज मच बेटर देन श्याम, जब भी हम ऐसे कंपेयर करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, तो बेटर का यूज करते हैं, है ना, और देन का भी यूज होता है इसमें। लेकिन हम इसमें क्या मच का, कभी कभी हम मच का यूज भी करते हैं, जैसे हरी इज मच बेटर, हम ऐसे भी बोल सकते हैं हरी इज बेटर देन श्याम, बट इसमें अगर लगा दिया उस पर क्या फोकस कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है बेटर को, है ना। ये जब फोकस करते हैं ना ये वर्ड, तो हम इसमें मच का यूज कैसे कर सकते हैं, दिस मैंगो इज मच स्वीटर देन दैट मैंगो। अब हमारे पास दो मैंगो है, ये ज्यादा मीठा है और ये कम है, तो हम ऐसे बोलेंगे ही इज मच बेटर, मच स्वीटर देन दैट मैंगो, दिस वन मैंगो, यानी कि हमने एक मैंगो को दूसरे मैंगो से कंपेयर किया कि जी ये ज्यादा मीठा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। दिस मैंगो इज मच स्वीटर दैट मैंगो। मच पास्ट पार्टिसिपल का गुण बताता है, जैसे मच प्लीज्ड, मच सरप्राइजेस, इसमें बता रहा था वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का, इसमें किसमें बता रहा है वो पास्ट पार्टिसिपल का, ठीक है। अब नेक्स्ट टू तथा वेरी का प्रयोग। अब टू का मतलब क्या है, टू का यूज वैसे तो नेगेटिव सेंटेंसों में किया जाता है, जैसे बताया होगा। टू का अर्थ है मोर देन इनफ, है ना, पर्याप्त से अधिक, अनप्लीजेंट वस्तुओं के लिए, द विंड इज टू कोल्ड। अब हम किसी के बारे में बता रहे हैं कि वैसे तो ये सारी चीजें हमारे लिए इनफ है, पर्याप्त है,
बट अगर उसका लेवल थोड़ा अप कर रहे हैं कि इट इज टू इनफ, यानी कि ये बहुत है, जैसे इसमें बताया गया द वाइंड इज टू कोल्ड, ये जो हवा चल रही है वो कितनी ठंडी चल रही है, दैट इज मीन अगर इसमें टू का यूज हुआ है, दैट इज मीन क्या है, जो नॉर्मल से वो जो जैसे नॉर्मल हवा रहती है उससे ज्यादा चल रही है आज, इसीलिए हमने इसका क्या टू का यूज किया है। हवा उचित से अधिक ठंडी है, जो नॉर्मल हवा रहती है उससे आज क्या ज्यादा ठंडी है, अतः रहने वाले को क्या पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए तो जब भी हमें कोई चीज पसंद नहीं आती तब भी तो बोलते हैं यू आर टू लेट, है ना। तो हमें क्या एक्सपेक्टेशन थी उससे कि ये टाइम पर आएगा, बट अगर वो लेट आया तो हम क्या बोलेंगे, यू आर टू लेट टू कम हेयर, आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा लेट हो गया यहाँ पर आने के लिए। हमें एक्सेप्टेंसी क्या थी कि तुम टाइम पर आओगे, बट तुम टाइम पर नहीं आए, तो हमने क्या यूज किया, यू आर टू लेट टूडे। ठीक है, तो टू का यूज समझ में आया। जब भी हम उसको पर्याप्त, जब भी एक नॉर्मल से, अगर नॉर्मल में नहीं आ रहा है, वो नॉर्मल लिमिट के अंदर नहीं आ रहा है, अगर उससे ओवर जा रहा है तो हम वहां पर टू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे वेरी का अर्थ है टू ग्रेट एक्सटेंट, जैसे मैंने बोला है एक्सट्रीम लेवल के लिए हम वेरी का यूज करते हैं, वैसे इसमें बताया गया है जैसे ही इज वेरी वीक इन मैथमेटिक्स। अब वो क्या है, मैथमेटिक्स में वीक तो है, अगर हम उसको नॉर्मली भी बोल सकते थे, नॉर्मली ही बोल सकते थे, जैसे ही इज वीक इन मैथमेटिक्स, बट जब हमें पता चला, कैलकुलेशन करवाया उससे कि इसको तो बेसिक भी नहीं आता, ये तो बहुत ज्यादा डफर है इसमें मैथमेटिक्स में, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज वेरी वीक इन मैथमेटिक्स। तो इसमें क्या वेरी क्या है, उसको किसको इंडिकेट कर रहा है, वो वीक को कर रहा है, ये बहुत ज्यादा वीक है। मतलब अगर हम नॉर्मली इसको वीक बोलते तो ठीक है, ये वीक है, नॉर्मल है, अब वेरी वीक बोल रहे हैं, दैट इज मीन कि ये बहुत ज्यादा वीक है उसमें। तो जब भी हम वेरी का यूज करते हैं वो एक्सट्रीम लेवल के लिए आ जाता है। अब टू का यूज ऐसे देखो, जिसमें दिखाया गया है नकारात्मक अर्थ ही रखता है, जैसे कि, और टू जब भी नेगेटिव मीन्स रख रहा है तो उसके बाद क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा, कैसे, टू, टू और टू दोनों ही आएंगे अगर नेगेटिव बता रहा है, वो कैसे, ही वॉज टू वीक टू वॉक, वो क्या है, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, किसमें, वॉक में, टहलने में बहुत ज्यादा क्या कमजोर है। तो उसमें टू देखा आपने, नेगेटिव सेंस दे रहा है और किसके साथ आ रहा है, टू के साथ ही आ रहा है। ठीक है, द वाटर इज टू कोल्ड टू ड्रिंक, ये जो वाटर है बहुत ज्यादा क्या ठंडा है पीने के लिए। ऐसा बोल सकते हैं हम सेकंड, यू आर टू लेट टू कम हेयर, यहाँ आप बहुत ज्यादा लेट हो यहाँ आने के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम टू का यूज करते हैं, वेरी का यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर होंगे सारे यूजेस। और ये देख लेते हैं हम फेयरली रेदर का यूज क्या क्यों होता है, दोनों का अर्थ है कुछ अधिक ही, दोनों का ही यूज क्या होता है, किसके लिए यूज होता है, कुछ अधिक ही। ठीक है, इसमें एडजेक्टिव जैसे क्लेवर आता है, वाइज आता है, इंटेलिजेंट आता है, जैसे कि बहुत ज्यादा क्लेवर है, बहुत ज्यादा वाइज है, बहुत बुद्धिमान है ना, इंटेलिजेंट माने भी बुद्धिमान ही होता है, के साथ हम फेयरली का प्रयोग करते हैं। इन सारे वर्ड्स के साथ हम किसका यूज करते हैं, फेयरली का यूज करते हैं। योर एसे इज फेयरली गुड, ही इज फेयरली इंटेलिजेंट, जब भी आप देख रहे हो ना, ये इस तरीके के वर्ड आते हैं, हम इसमें क्या यूज करते हैं, फेयरली का यूज करते हैं। दोनों का मतलब ये है कि हाँ कुछ अधिक ही। और रेदर का यूज कैसे करते हैं हम, अवांछनीय अनप्लीजेंट के साथ, ये तो प्लीजेंट के साथ हो रहा है, यानी कि अच्छी चीजों के लिए हो रहा है, ये बेकार चीजों के लिए होता है। ठीक है, अनप्लीजेंट जो जैसे कि शी इज रेदर अगली, बहुत ज्यादा बेकार है, हिज कंडीशन वॉज रेदर होपलेस। नेगेटिव के साथ क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव के साथ आ रहा है आपका रेदर। और पॉजिटिव चीजों के बारे में हम अगर बात कर रहे हैं तो उसके साथ क्या आएगा, फेयरली। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों वर्ड्स भी क्लियर होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं इनफ। इनफ का तात्पर्य पर्याप्त, यानी सफिशिएंट, कोई भी चीज हमारे पास अगर सफिशिएंट मात्रा में है, सफिशिएंट क्वांटिटी में है, तो वहाँ इनफ का यूज होता है भाई। इसका मतलब क्या है, लेकिन इसका जो यूज होता है ये है एडजेक्टिव होता है एडवर्ब के बाद, लेकिन नाउन के पूर्व, नाउन से पहले होगा और एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद होगा। ठीक है, जैसे ही इज वाइज इनफ टू डू हिज वर्क, वो इतना तो बुद्धिमान है कि वो अपना काम खुद कर लेगा, इस तरीके से बोलते हैं ना, ही इज इनफ टू डू हिज वर्क, यानी कि वो अपने इतना तो पर्याप्त है, वो इतना तो काबिल है कि वो अपना काम खुद कर पाए। तो इसमें यही बताया गया है, ही इज वाइज इनफ, यानी कि पर्याप्त है वो खुद के काम के लिए, टू डू हिज वर्क। हम इसको और लेवल का काम नहीं दे रहे कि वो कर नहीं पाएगा, वो अपना काम तो कर ही लेगा यार, इतना तो काबिल है वो, इस तरीके से हम बात करते हैं ना, तो हम ऐसे इनफ का यूज कर सकते हैं। जैसे देयर इज नॉट इनफ रूम टू सिट डाउन, है ना, देयर इज नॉट इनफ टू इनफ, यानी कि ये जो रूम है वो इतना इनफ नहीं है कि इसमें सभी लोग क्या बैठ पाए। तो जब भी हम ऐसे बात कर रहे हैं, इनफ के बारे में बात हो रही है कि वो सफिशियंट नहीं है, कोई भी चीज सफिशियंट हमारे लिए नहीं है तो हम इसका किसका यूज करेंगे, इनफ का। ठीक है,
अब ये था आपका एडवर्ब। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, सारे जो रूल्स हमने पढ़े हैं एडवर्ब के वो सब क्लियर होंगे। ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी डाउट हो तो आप आस्क कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रीपोजिशन की बात कर ले। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसका संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के से प्रकट, मतलब देखो कुछ ज्यादा ही हो गया। नाउन और प्रोनाउन का अगर रिलेशन बता रहा है वो नाउन दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ, तो वो क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, जैसे द कैट सिट्स ऑन द मैट। अब ये जो कैट है वो कहाँ, वो किसका वो रिलेशन किसके साथ बता रही है? मैट के साथ। जो कैट है वो कहाँ पर बैठी हुई है? मैट के ऊपर। ठीक है, ऑन का मतलब होता है के ऊपर। ठीक है, तो जो द कैट सिट्स ऑन द मैट, अब ये ऑन है, वो कैट का मैट के साथ क्या बता रही है? रिलेशन बता रही है, तो ये क्या आपका प्रीपोजिशन हुआ। ठीक है, ऑन क्या है? आपकी प्रीपोजिशन। ऐसे ही मोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। अब ये जो मोहन है वो स्टैंड है यानी कि खड़ा हुआ है कहां पर? डोर के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। ठीक है, के सामने। ठीक है, अब ये जो मोहन का वो जो रिलेशन बता रही है किसके साथ बता रही है? डोर। कौन बता रहा है भाई? इन फ्रंट ऑफ। ये क्या है आपका? प्रीपोजिशन। ठीक है, अब ऐसे ही इज अंडर द बेड। वो अंडर का मतलब होता है किसी कवर की हुई चीज में, जैसे कि बेड के अंदर है वो, तो वो हम क्या बोलते? तो ये अंडर क्या है? अंडर किसको इंडिकेट कर रहा है? ही और बेड को। तो ये किसका रिलेशन बता रहा है? ही का और बेड का। तो ये क्या है आपका? एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्लियर हुआ आपका? प्रीपोजिशन क्या होता है? अब जैसे प्रीपोजिशन आर वर्ड्स यूज टू शो रिलेशनशिप इन स्पेस टाइम ऑर्डर रीजन डायरेक्शन। अब कहाँ कहाँ यूज होता है इसका? स्पेस में, टाइम में, ऑर्डर में, रीजन में और डायरेक्शन के साथ। ठीक है, द ब्लैक बोर्ड इज ऑन दी टेबल। जो ब्लैक बोर्ड है वो कहाँ पर है? टेबल के ऊपर लगा हुआ है भाई, है ना। तो ऑन यहाँ पर क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, जो किसका रिलेशन बता रही है? बोर्ड का, वॉल से बता रही है। अब जैसे कि शी वेंट टू द मार्केट, वो कहाँ गई है? मार्केट में गई है। तो टू क्या है यहाँ पर? प्रीपोजिशन है। सिमिलरली ही ट्रैवल्ड विद एंगर, विद क्या है उसका? प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, वो एक क्या बता रही है? आपका मैनर, मैनर बता रही है। ही स्टॉप्ड वर्क एट दैट मोमेंट। अब एट क्या है यहाँ पर? आपका प्रीपोजिशन है। ही केम बाय ट्रेन, वो ट्रेन के द्वारा यहाँ आया है। कैसा है? जब भी हम देखते हैं कि ट्रेन के द्वारा यहाँ आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे? बाय ट्रेन। दे वॉक टूवर्ड्स द स्टेडियम। टूवर्ड्स का मतलब है की ओर। तो वो दे का रिलेशन बता रही है स्टेडियम से, कि वो कहाँ जा रहा है भाई? स्टेडियम की ओर जा रहा है। टूवर्ड्स का क्या मतलब है यहाँ पे? की ओर। तो ये क्या है? आपकी प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन कितनी होती है देख लेते हैं। ये प्रीपोजिशन के काइंड्स है: सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। दैट इज मीन सिंपल का मतलब होता है कि एक ही वर्ड में, ये इन, ऑन, टू, ऑफ, विद, एट, बाय, आफ्टर, फ्रॉम, टिल, अप, अंडर, यानी कि एक ओनली एक ही प्रीपोजिशन है, तो उसको हम बोल रहे हैं सिंपल प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे ही इज इन द रूम, वो रूम के अंदर है। ठीक है, ऐसे सिमिलरली डबल है तो यानी कि डबल बता रहे हैं इसमें। फ्रॉम भी आएगा, अमंग भी आ रहा है इसमें। ठीक है, फ्रॉम, अंडर भी आ रहा है। जब हम दो प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं वो यानी कि डबल प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, कंपाउंड प्रीपोजिशन जैसे कि अबाउट, अबव, अक्रॉस, बिटवीन, बिफोर, यानी कि हम मतलब दो लोगों में या फिर किसी दो से ज्यादा लोगों में जब हम बात कर रहे होते हैं किसी भी चीज की और हम यूज कर रहे हैं इन प्रीपोजिशन का, जैसे बिटवीन का यूज होता है, बिटवीन दो लोगों में यूज होता है। ठीक है, अमंग तीन लोगों में यूज होता है। तो ये क्या है? प्रीपोजिशन है आपके। ठीक है, ये हो गया आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन। नेक्स्ट आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, जिसमें आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, आईएनजी पर समाप्त होने वाले निम्नलिखित प्रीपोजिशन, जैसे कि जब इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है तो ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे ड्यूरिंग, पेंडिंग, आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका पार्टिसिपल हो गया। ड्यूरिंग माने के दौरान, इसका अर्थ क्या है? के दौरान, तो एक प्रीपोजिशन है। पेंडिंग भी प्रीपोजिशन है, कंसर्निंग भी, रिगार्डिंग भी, टचिंग भी, है ना। ये सारे क्या है? आपके प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन देख लिया आपने कितने टाइप्स के होते हैं। अब ये देख लेते हैं हम रिलेशन एक्सप्रेस्ड प्रीपोजिशन। अब ये जो प्रीपोजिशन है वो क्या एक्सप्रेस करते हैं? या तो स्पेस इसे एक्सप्रेस करेंगे, या टाइम करेंगे, या कोई भी अन्य रिलेशन, है ना। कोई भी अदर रिलेशन अगर वो दिखा रहे हैं तो वो वहां पर क्या हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें देखो अदर कैसे मैनर बता रहा है, कॉज, प्रपोज और एजेंसी इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ देख लेते हैं हम।
ये जो प्रीपोजिशन हमारी स्टार्ट हुई है यहाँ से स्टार्ट हुई है। इन और एट का यूज कैसे करते हैं? इनका यूज होता है बड़े शहरों, बड़े स्थानों प्रयुक्त। जब देखो इन और एट का यूज हम प्लेस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। प्लेस यानी कि अगर बड़े मतलब बड़े पैमाने पर, जैसे कि हम सिटी की बात कर रहे हैं, कंट्री की बात कर रहे हैं कि हाँ वो बड़े प्लेस हैं, तो वहां पर इन का यूज करते हैं। बट अगर हम इसके अपोजिट एक छोटे कस्बों की बात करें, विलेजेस की बात करें, है ना, कोई भी एरिया की जब हम बात कर रहे होते हैं तो स्पेस, तो वो भी हम प्लेस बता रहे होते हैं, बट उसमें हम एट का यूज करते हैं। तो जैसे देखा आपने, इन का यूज किस में हो गया आपका? बड़े में। और एट का यूज क्या हो गया आपके? छोटे स्थानों पे, ठीक है। दोनों का यूज हो रहा है, दोनों का सिमिलर यूज हो रहा है प्लेस पर, बट कैसे कैसे हो रहा है? ये आपका बड़े स्तर पर होगा और एट का यूज छोटे स्तरों पर होगा। जैसे छोटा कस्बा हो गया, कोई कोई एरिया हो गया, मतलब सीमित, लिमिटेशन होती है, अगर ये लिमिट में होता है आपका कि कोई लिमिट बता रहे हैं आपके, हाँ एक छोटे से कस्बे में यहाँ रहते थे, ठीक है। जैसे कि कोई एरिया बता दिया, कि हाँ इस दुर्गा नगर में है, या फिर कोई भी एरिया आपको बताया, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? एट का। और अगर इसके जस्ट अपोजिट कंट्री, सिटीज के बारे में बात हो रही है, तो हम किसका यूज करेंगे? इनका। ओके, तो जैसे कि माई ब्रदर लिव्स इन कानपुर, तो मेरा जो भाई है वो कहाँ पर रहता है? कानपुर में। कानपुर एक सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज किया हमने? इनका यूज किया, ठीक है। जैसे ही इज स्टडिंग इन मुंबई, तो इन मुंबई क्या हो गया? मुंबई भी एक सिटी हो गई, तो वहां पर हमने क्या यूज लगाया? इन लगाया। जैसे आई लिव इन इंडिया, तो इंडिया क्या है? एक कंट्री है, बड़े बड़े प्लेसेस में हम क्या यूज करेंगे? इन लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे गांधी जी वॉज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। अब पोरबंदर क्या है भाई? गुजरात में एक क्या कस्बे का नाम है, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे? एट का यूज किया, ठीक है। जैसे आई लिव एट दयालबाग, ऐसे बोला हमने, तो आगरा के अंदर एक दयालबाग क्या है? एक क्षेत्र है, कोई एक स्थान है, एरिया है, तो हमने उसमें क्या एट का यूज किया है। जब भी छोटे छोटे स्थानों का, जब भी छोटे छोटे प्लेस का हम यूज करेंगे, वहां पर एट का यूज करेंगे। बड़े प्लेस का हम यूज करेंगे तो इनका यूज होगा, ठीक है। अब इनके और भी टाइप्स होते हैं, जैसे इनका प्रयोग समय के किसी भी पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि, और टाइम ऑफ पीरियड, एट का प्रयोग निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखो पॉइंट ऑफ टाइम समझो, पीरियड ऑफ टाइम समझो, हम इन और एट की ही बात कर रहे हैं, बट अब इसमें टाइम पर आ गए। पहले हमने प्लेस की बात करी, अब हम टाइम की बात करेंगे। जैसे ही विल विकेट द हाउस इन 3 आवर्स, यानी कि हमने टाइम की बात करी, लिमिटेशन ऑफ टाइम की जब भी हम बात करते हैं, विद इन आवर, है ना, विद इन 1 आवर, विद इन 2 आवर्स, विद इन 1 डे, विद इन अ मंथ, तो हम इसका यूज करते हैं इनका, ठीक है। बट हम जो टाइम को पॉइंट आउट करते हैं कैसे? ही लेफ्ट द प्लेस एट 10 o'clock, ये प्लेस को छोड़ देंगे कब? 10 o'clock। जब भी हम किसी मतलब पर्टिकुलर टाइम की अगर बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं 10 o'clock, 5 o'clock, इस तरीके से हम पर्टिकुलर टाइम अगर हमने बता दिया तो हम वहां पे सर्टेन टाइम के साथ हम एट का यूज करते हैं। अगर सर्टेन टाइम नहीं है, वहां पे हमें नहीं पता कि अनसर्टेन टाइम है, नहीं पता हमें कुछ भी, तो हम जब से आवर्स के बारे में बात करेंगे तो हम क्या इनका यूज करेंगे, ठीक है। टाइम समझ में आया आपको? अगर सर्टेन टाइम है तो हम एट का यूज करेंगे, अनसर्टेन टाइम है तो हम इनका यूज करेंगे, ठीक है। इन और इनटू का यूज देख लेते हैं। अब इनका यूज क्या है? एक स्थिरता को बताता है। जैसे ही इज इन द हाउस, क्या वो एक 4 दीवारी के अंदर, हाउस उसके अंदर है ना, किसी चीज के अंदर होना, तो वो क्या एक स्थिर चीज है, तो वहां पे हम क्या इनका यूज करेंगे। जैसे आई एम इन द रूम, तो इन यहाँ पे क्या यूज, क्यों यूज हुआ है? रूम। रूम क्या है? जिस तरह कोई जगह है उसके अंदर अगर हम हैं, इसका मतलब सेंस क्या होता है? मैं, है ना। इनका मतलब क्या? मैं रूम के अंदर हूं, मैं रूम के अंदर हूं, और मैं हाउस के अंदर हूँ, आई एम इन दी हाउस, मैं घर पर हूँ। इस तरीके से जब भी हम बात कर रहे हैं तो इनका यूज कैसे करेंगे? कोई स्थिर चीज के अंदर, जैसे मैं रूम के अंदर हूँ, या मैं घर के अंदर हूँ, या मैं कॉलेज के अंदर हूँ, इस तरीके से जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। अब इनटू का क्या मतलब है? इनटू का होता है आपका रनिंग कोई भी चीज है, ठीक है। ये इन आपका तो स्थिरता, घर हिलता है क्या? नहीं हिलता। रूम हिलता है क्या? नहीं हिलता। कॉलेज हिलता है क्या? नहीं हिलता। अब बट जब हम गतिशील चीज की कोई भी बात करते हैं, जैसे इनटू का प्रयोग गति तथा स्थान, रूप के परिवर्तन के लिए होता है। जैसे ही जम्प्ड इनटू द रिवर, अब देखो ये इसने जंप किया किसमें? रिवर में। तो जैसे कि आप ये रिवर मान लो, ये रिवर है आपकी, और ये कोई पर्सन है और वो ऐसे जंप कर रहा है, तो इसके अंदर जा रहा है,
तो ये मूव ही तो कर रहा है, ऐसे मूवमेंट करते हुए तो गया है, किसी चीज पे बैठा हुआ तो नहीं है ना, किसी चीज पे खड़ा हुआ तो नहीं है, वो ऐसे करके मूवमेंट करता हुआ है, तो ये इनटू हुआ ना, यहाँ से इन हुआ, यहाँ से टू हुआ, इनटू, यानी कि यहाँ से मतलब कोई भी गतिशील रनिंग में कोई चीज आना और यहाँ उसने मतलब जाना किसी भी चीज में, तो हम इनटू का यूज करते हैं, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑन और अपॉन का यूज। इन और एट का यूज क्लियर हुआ, इनटू का क्लियर हुआ। इनटू का मतलब कोई भी गतिशील, है ना, कोई भी गतिशील, मान लो जैसे कि दिस एप्पल, दिस बॉल, बॉल, जैसे कि he is coming into the room, ठीक है। अब वो क्या आ रहा है, मूवमेंट करते हुए तो आ रहा है, ही इज कमिंग इनटू द रूम, यानी कि वो मूवमेंट करते हुए, चलता हुआ तो आ रहा है, वॉक करते हुए तो आ रहा है, ये यानी कि गतिशील है, कोई भी एक्टिविटी तो हो रही है, रनिंग तो हो रहा है। तो जब ही इज कमिंग इनटू द रूम यानी कि वो रूम के अंदर आ रहा है, कैसे, बाहर से कोई चीज अंदर आ रही है या बाहर से कोई चीज अंदर आ रही है, तो यानी कि वो गतिशील तरीके से आती है, तो वहां पे क्या इनटू का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑन और अपॉन का यूज देख लेते हैं। ऑन का यूज होता है आपका स्थिरता के लिए और अपॉन का यूज वही गतिशीलता के लिए होगा। अभी देखते हैं हम, जैसे द बुक आर ऑन दी टेबल, ऑन का यूज होता है, वैसे बेसिकली जो मीनिंग होता है वो आपको होता है पर। ऑन का क्या मतलब था, पर। द बुक आर ऑन दी टेबल, जो ये बुक्स हैं वो कहाँ रखी हुई है, टेबल के ऊपर। अब जैसे कि टेबल है आपका इस तरीके से, तो टेबल पे क्या रखी है, बुक्स रखी हुई है, ऐसे आप मान लो बुक्स है, ये बुक्स रखी गई हैं, तो ये क्या है, एक टेबल पे ही तो रखी हुई है, टेबल पे बुक्स रखी हुई है, तो ये हिल रही हैं क्या, नहीं, मूवमेंट कर रही है कोई, नहीं। जब ऐसे ही सिमिलरली रखी हुई है तो हम यहाँ पे क्या ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। अगर वही यहाँ पे लिखा हुआ द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल, अब यहाँ पे जो डॉग है, इस तरीके से जो डॉग है, अगर वो जंप कर रहा है इस टेबल के ऊपर, तो वो ये मूवमेंट हो रहा है ना। जैसे इसमें इनटू में हो रहा था, रनिंग हो रही थी, है ना, कोई भी चीज रन हो रही है और जा रही है इसके अंदर, तो ये डॉग अगर इस पे जंप कर रहा है तो एक मूवमेंट हुआ, गतिशीलता आई किसमें, है ना। जब भी गतिशीलता अगर हम देखेंगे तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, अपॉन का, ठीक है। अपॉन और ऑन में आपका डिफरेंस क्लियर हुआ। अगर कोई भी चीज स्थिर रूप में रखी हुई है वहां ऑन का यूज करते हैं। अगर वो गतिशील है, ठीक है, रनिंग में मूवमेंट में है, तो हम किसका यूज करेंगे, अपॉन का, ठीक है। जैसे स्टैंड अपॉन द बेंच, कोई बेंच है, इस तरीके से बेंच है, अगर हमने बोल रहे हैं कि आप खड़े हो जाओ उस बेंच से, तो आप मूवमेंट करते हुए तो खड़े होंगे, स्टैंड कैसे होंगे, आप ऐसे ही तो स्टैंड होंगे, एकदम बैठे और फिर खड़े होगा, तो मूवमेंट तो हुआ ना। जब भी मूवमेंट होगा तब हम क्या अपॉन का यूज करेंगे, ठीक है। आप बेंच पर से खड़े हो जाओ, है ना, तो के ऊपर और पर इसका क्या रहता है, मीनिंग रहता है। इन और विद इन का प्रयोग कैसे करते हैं आप, इसमें दोबारा इन आया, आपने देखा, टाइम देखा, प्लेस देखा, ओके। और अब इनका यूज किसमें है, समय की दृष्टि से इनका प्रयोग एट द एंड ऑफ, समय की समाप्ति पर, क्या अर्थ में होता है। जैसे कि हमने कोई डेडलाइन दे दी किसी को, यू विल हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क विद इन एन हावर, विद इन अ मंथ या विद इन अ ईयर। जब भी हम ऐसे विद इन के साथ मंथ, ईयर कोई डेडलाइन दे देते हैं, तो वहां पे किसका यूज होता है, इनका यूज। जैसे आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन अ मंथ, मैं एक मंथ के अंदर, क्या, मैं एक मंथ तक, आपने एक लिमिटेशन दे दी, एक डेडलाइन दे दी कि मैं, हाँ, आपसे पूछा कि आप वहां जा रहे हो, कब तक लौट के आओगे, तो आपने बोला ठीक है, मैं एक मंथ के अंदर तक तो आ जाऊंगा, एक मंथ तक तो आ जाऊंगा, ऐसे बोला ना। आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन अ मंथ, एक मंथ के अंदर अंदर वहां आ जाऊंगा। अब विद इन का अर्थ है बिफोर द एंड ऑफ, एक महीने से पहले। अब मैंने बोला इसका सेंस क्या रहा है, एक मंथ के अंदर अंदर। अब जब भी हम विद इन का यूज कर रहे हैं, तो उसमें तक का यूज होता है, तक, है ना। जैसे आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई विद इन अ मंथ, विद इन का अ मंथ का मतलब है एक मंथ के अंदर अंदर ही मैं आ जाऊंगा, ठीक है। और इसका क्या मतलब हो रहा है, एक महीने के अंत तक,
ठीक है, और इसका मतलब हो रहा है एक महीने के भीतर भीतर, अंदर अंदर, पहले पहले। ठीक है, तो पहले का सेंस समझ में आया, पहले का सेंस आएगा तो यहाँ पे विद इन का यूज होगा। और अगर अंत तक का आ रहा है कि लास्टली में कब तक आऊंगा, तो एक मंथ तक तो आ ही जाऊंगा। इस तरीके से जब भी हम अनसर्टेन बात होती है तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इन अ मंथ। और अगर एंड हो रहा है किसी भी चीज का तो विद इन अ मंथ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका आफ्टर और इन का यूज। आफ्टर का मतलब होता है बाद। अब इनका यूज देख लेते हैं, जैसे कि योर सन केम आफ्टर अ मंथ। आपका जो बेटा है वो कब आएगा, एक मंथ के बाद आया। जैसे आपका बेटा कब आया है, एक मंथ के बाद आया है, तो ये पास्ट में हो गया आपका, तो हमने क्या यूज किया इसमें, आफ्टर। ठीक है, कि आपका बेटा कब आया, एक मंथ बाद आया है। और माई फादर विल कम इन अ मंथ। आपका बेटा तो एक मंथ के बाद आ गया, बट मेरे जो पिताजी हैं वो कब आएंगे आपके, एक मंथ के बाद आएंगे। दोनों का यूज बाद, दोनों का मतलब क्या है, बाद में हो रहा है। दोनों का अर्थ क्या है, बाद में है। पर यहाँ पे आप सेंस देख रहे हो, अगर पास्ट में यूज हो रहा है तो हम आफ्टर के यूज कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो माई ब्रदर विल कम इन, सॉरी, विल कम इन अ मंथ, ऐसे बोल रहे हैं कि एक महीने बाद आएंगे, या कब आएंगे, एक महीने बाद आएंगे, फ्यूचर की बात हो रही है। या फिर माई फादर विल कम इन 2 मंथ, 2 years, ऐसे जब हम बात कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि वो फ्यूचर का सेंटेंस हो रहा है, वो फ्यूचर के सेंस में हम बातें कर रहे हैं, और उसका जो मीनिंग निकल रहा है वो बाद आ रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे, इनका। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं टू का प्रयोग कैसे करते हैं। गतिशील अवस्था के लिए इसका प्रयोग होता है, टू का अर्थ है प्राय को होता है। इसका मतलब क्या है, को। जैसे आई शैल बी एट होम फ्रॉम 9 to 11 o'clock। अब जब मैंने आपसे बोला, मैं जब भी आपसे मिलने आती हूँ आप घर पे होते ही नहीं हो, आप मैंने आपसे बोला तो आप क्या बोलोगे, आई शैल बी एट होम, मैं कब रहता हूँ अपने घर पर, फ्रॉम, यानी कि 9 से 11 o'clock, मैं 9 से 11 तक अपने घर पर रहता हूँ, मैं आपको वहीं मिल जाऊंगा। ठीक है, तो हम जब भी हम यूज करते हैं टू का, तो टू किसका रिलेशन बता रहा है भाई, फ्रॉम के साथ आता है टू, किससे, 9 to 11। तो आपका ये डबल वाला हो गया, डबल प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, आई शैल बी एट होम फ्रॉम 9 to 11 o'clock। ठीक है, टू का अर्थ होता है को, मैं 9 और 11 के बीच में मिल जाऊंगा आपको। जैसे ही वेंट टू कॉलेज एट 10 बाय बस। एट का यूज हम करते हैं 10, यानी कि टाइम बताने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे टू का मतलब क्या हो रहा है, कॉलेज। वेंट टू कॉलेज, तो ये गतिशील है, वेंट गया, आई एम गोइंग टू देयर, आई एम गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से जब भी गतिशीलता आता है तब भी हम वहां पे क्या, टू का यूज करते हैं। और ये टू का यूज वैसे करते हैं, और फ्रॉम के साथ भी हम टू का यूज करते हैं जब भी हम किसी को टाइम वगैरह बताते हैं। ठीक है, टू यहाँ पे आपके दो चीज क्लियर हुई आपकी। अब आता है विथ और वाई। विथ किसी इंस्ट्रूमेंट्स को दिखाता है जिसका प्रयोग कार्य करने में किया जाता है, और बाय एजेंट और डोर के लिए किया जाता है। जैसे ही वॉज किल्ड बाय अ रोबर विद अ गन। अब विद का मतलब होता है के साथ, है ना, उसने गन के साथ किसको किल किया, रोबर को। ठीक है, विद का मतलब साथ में ही होता है। द लेटर वॉज रिटन बाय हिम विद अ बॉल पेन। जो ये लेटर है वो किसके द्वारा लिखा गया है, उसके द्वारा लिखा गया, और किससे लिखा हुआ है, उसने पेन से लिखा है। तो विद का मतलब होता है के साथ। ठीक है, अब वाई के अन्य प्रयोग, वाई का प्रयोग होता है आपका पास के लिए, से के लिए, तक के लिए। कैसे यूज होता है, ही सेड बाय मी, वो मेरे पास बैठा हुआ है ना। जैसे ही इज ब्राह्मण बाय कास्ट, वो एक ब्राह्मण है अपनी कास्ट से, तो बाय अ कास्ट, बाय अ कम्युनिटी, बाय स्टेटस, जब भी हम बाय का यूज करते हैं तो एक कम्युनिटी दिखाता है, वो कास्ट दिखा रहा है। तो से का यूज क्या होता है आपका, बाय के लिए। आई शेयर रिटन बाय 4 o'clock, इसमें टाइम भी आ रहा है कि मैं कब तक आ जाऊंगा, आपके 4 o'clock तक आ जाऊंगा। और के द्वारा भी होता है इसका यूज, कि हाँ, एक होता है आपका के द्वारा। जैसे दिस कार इज ड्राइवन बाय मी, इस तरीके से जब भी हम बाय मी या ऐसे बोलते हैं तो ये किसके द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है, आपके द्वारा हो रहा है। तो बाय का एक होता है के द्वारा भी। ठीक है, आपने देख लिया पास के लिए, से के लिए और तक के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं बिसाइड और बिसाइड्स का यूज। बिसाइड का मतलब यहाँ पर होता है कि बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त। जैसे कि योर काउ वॉज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड।
अब जो आपकी काव है वो क्या करे, घास खा रही है, कहाँ से, मेरे बगल वाले फील्ड में से, ठीक है। जब भी हम पास की बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल नजदीक के बगल में ही हैं आप, तो बिसाइड मीन्स के बगल में, ठीक है, कि नजदीक, तो हम बिसाइड का यूज करते हैं। लेकिन अगर एस वहां लग जाता है, आपको जैसे इसमें लगा हुआ है एस, बिसाइड्स का मतलब हो गया के अलावा, बिसाइड्स दिस, यानी कि इसके अलावा, ये इसके अलावा, आई वॉन्ट टू अदर बुक्स। अब जैसे कि बहुत सारी बुक्स हैं, मेरे को चाहिए इसके अलावा 2 बुक और दिखा दो, ठीक है। मैं इसके अलावा ये, मतलब जब हम किसी चीज को अलग कर देते हैं कि इसके अलावा मुझे ये चाहिए, बिसाइड्स यू ऑल एवरीवन हैज टू कम माय पार्टी, जैसे मैंने बोला तुम्हारे अलावा और सबको यहाँ पर मेरे पार्टी में आना ही पड़ेगा। तो हम किसको, बिसाइड्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, अलग कर देना किसी चीज को, कि तुम्हारे अलावा और बाकी सब। ऐसे ही इस बुक के अलावा मुझे, आई वॉन्ट 2 अदर बुक, इस बुक के अलावा मुझे 2 बुक और चाहिए, तो ये हो गया आपका बिसाइड्स। एस और एस का ही खेल होता है इसमें, बस बिसाइड और बिसाइड्स का, ठीक है। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, यानी कि बगल में ही, आपके बिल्कुल नजदीक में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, है ना, के अतिरिक्त। नेक्स्ट देख लेते हैं बिटवीन और अमंग का प्रयोग। बिटवीन 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, जैसे इट इज बिटवीन यू एंड मी। अब ये वाली जो बात रही है वो आपके और मेरे बीच रही है, तो बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, ठीक है। इट इज बिटवीन यू एंड मी। अमंग का यूज होता है 2 से अधिक। अब बिटवीन का यूज होता है 2 लोगों में, अमंग का यूज होता है आपके 2 से अधिक लोगों में, 2 या 2 से अधिक लोगों में, 3 लोगों में होता है अमंग का यूज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट दिस बनानास अमंग द बॉयज ऑफ योर क्लास। ये जो बनानास हैं आप बांट दो किसमें, आपकी क्लास में। अगर आपके सेंस में ये बातें आ रही है कि किसके, मतलब ये पूरी क्लास में बांटना है, तो हम अमंग का यूज करेंगे। अगर 2 लोगों के बीच में आ रहा है तो हम बिटवीन का यूज करेंगे, ठीक है। ये आपका प्रीपोजिशन था। आई होप आपको सारे प्रीपोजिशन क्लियर होंगे। फ्रॉम आता है आपका, फॉर आता है सिंस। जैसे फ्रॉम और टू का हमने पढ़ा था अभी, फ्रॉम 9 to 11। एक तो ये यूज था आपका फ्रॉम का, टू के साथ आता है, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, हिंदी में इन तीनों का से होता है, फॉर, फ्रॉम और सिंस। इसका क्या मतलब है, से, ठीक है, से। फॉर समय की अवधि, पीरियड्स ऑफ टाइम बताता है फॉर। सिंस बताता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब शी हैज नॉट सीन मी फॉर द लास्ट 1 वीक। उसने मुझे नहीं देखा, कब से, फॉर द लास्ट 1 वीक से नहीं देखा उसने। तो ये क्या बताया आपका, एक टाइम बताया है, ठीक है। एक टाइम को पॉइंट आउट किया है, किससे किया, फॉर के साथ। फॉर का मतलब एक होता है के लिए भी होता है, फॉर तुम्हारे लिए। मैं किसके लिए लाऊं, आई एम फॉर, मैं ये किसकी चीज के लिए लाऊं, केस का मतलब होता है भाई, फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर यू। दिस इज ओनली फॉर, ऐसे बोलते हैं दिस इज ओनली फॉर यू, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो हम के लिए भी इसका फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। फ्रॉम का मतलब होता है से, कब से, या 9 से 11 तक, तो से आ गया। सिंस का भी मतलब मैं कब से खड़ा हूँ, सिंस आई स्टैंडिंग हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसे बोल देते हैं ना। तो इन सेंस में हम से का यूज कर रहे हैं। जैसे ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, यानी कि सिंस सैटरडे। तो वो क्या है, यहाँ पे सफरिंग क्या हो रहा है, वो बहुत बीमार है, कब से बीमार है। तो यहाँ पे सिंस का जो यूज हो रहा है, ये क्या है आपका प्रीपोजिशन है, इसका अर्थ क्या रहा है, से, ठीक है। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस सैटरडे लास्ट। वो सैटरडे से क्या है, बीमार है। फ्रॉम भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। अब फ्रॉम क्या बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको 9 to 11, इस तरीके से जब हम टाइम देते हैं किसी चीज को, तो वो क्या, तो हम वहां पे किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। परंतु फ्रॉम का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूस को छोड़कर सभी टेंसेस में होता है। अब ये बोल देगा आपको, अब एक्सेप्शन भी होता है, इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो सिमिलरली तो टाइम अगर ये बता रहा है, तो हम क्या, फ्रॉम इस तरीके से हम टाइम को इंडिकेट करते हैं। और लेकिन ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को छोड़कर बाकी सभी टेंसों में इसका यूज होता है, ठीक है। जैसे ही वॉज इल फ्रॉम संडे टू थर्सडे, वो बीमार रहा था कब से कब तक, संडे से थर्सडे तक। एक उसने टाइम ड्यूरेशन बनाई है। टाइम ड्यूरेशन जब भी हम बताते हैं तो किसके द्वारा बताया जाता है, फ्रॉम के द्वारा, ठीक है। फ्रॉम के साथ हमेशा क्या लगता है, टू प्रीपोजिशन लगता है। ये दोनों ही प्रीपोजिशन है जो साथ में आते हैं, ठीक है। द समर सीजन begins फ्रॉम अप्रैल। अब इसमें बताया जो समर सीजन है वो कब से स्टार्ट होता है, आपका अप्रैल से होता है। तो से क्या यूज किया हो रहा है हमारा, फ्रॉम से, ठीक है। फ्रॉम का मतलब होता है से, कब से, यानी कि आई एम फ्रॉम, जब ऐसे भी बोलते हैं आई एम फ्रॉम दयालबाग, आई एम फ्रॉम आगरा, इस तरीके से बात करते हैं ना कि मैं कहाँ से हूँ। तो मैं कहाँ से हूँ भाई, आगरा से हूँ। तो यहाँ पर से का यूज हो रहा है। तो से किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, फ्रॉम के लिए, ठीक है। फ्रॉम, फॉर और सिंस, तीनों का मतलब क्या होता है, से। और फॉर का एडिशनल यूज भी होता है के लिए,
ठीक है। अब आता है ओवर और अबव। अबव और ओवर दोनों का अर्थ क्या होता है? ऊपर से, ऊपर। इन दोनों का क्या अर्थ है? ऊपर। ये इसमें लिखा हुआ है, इसका अर्थ है ऊपर। ये रहा। जब तक एक वस्तु दूसरी वस्तु के ठीक ऊपर लंबवत रूप से हो तो ओवर का यूज करते हैं, लेकिन जब तक एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो परंतु पहली वस्तु के साथ लंबवत रूप से ना हो तो अबव का यूज करते हैं। जैसे द ब्लू स्काई इज अबव आवर हेड। जो ब्लू स्काई है वो सबके हेड के ऊपर ही तो है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि हाँ सिर्फ इसी के हैं। अगर पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में बात हो रही है, कोई पर्टिकुलर चीज बता रहे हैं तो हम ओवर का यूज करते हैं। अगर हम जनरल कोई चीज बता रहे हैं कि हाँ ये तो सबसे ज्यादा है या कुछ भी है, ऊपर के बारे में बात हो रही है कि हाँ ऊपर, स्काई तो ऊपर ही होता है ना, तो हम क्या क्या यूज करेंगे? अबव का। ठीक है, कोई भी चीज ऊपर है, सबसे ऊपर है तो हम अबव का यूज कर रहे हैं। लेकिन कोई चीज किसी के ऊपर है, जस्ट किसी के बारे में बात हो रही है कि जस्ट ओवर फॉर यू, इस तरीके से हम जब भी बात करते हैं तो हम ओवर का यूज करेंगे। जैसे द ब्लू स्काई इज अबव आवर हेड, यानी कि ब्लू स्काई तो सबके हेड के ऊपर ही होता है। द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड। जो ये वाला प्लेन गया, अब मैं सभी प्लेन की बात तो नहीं कर रही हूँ, द प्लेन है यानी कि डेफिनेट है। ये जो प्लेन है वो मेरे सर के ऊपर से गया है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? तब हम ओवर का यूज करेंगे। जब भी कोई चीज, कोई कनेक्टेड चीज होती है और ऐसे करके दिखा रहा है कोई भी चीज, किसी से किसी के ऊपर के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है, तब हम ऊपर में के सेंस में किसका यूज करेंगे? ओवर का। अगर हम सभी के एक जनरल रूप में बात कर रहे हैं, जनरल कॉन्वर्सेशन में बात कर रहे हैं कि हाँ ये तो इससे अबव ही, जैसे ये मार्क्स है ना, ये इसके मार्क्स इसके अबव होने चाहिए तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे, तो ये एक जनरल चीज बताई गई है मैंने। तो जब भी हम जनरल चीजों की बात करते हैं उसमें अबव का यूज करता है ऊपर के लिए। और वैसे कोई पर्टिकुलर चीज बता रहे हैं कि हाँ तुम्हारे ऊपर से ही निकला है या ऊपर से गया है या ऊपर ही है, तो हम ओवर का यूज करते हैं। ठीक है, अब आता है बिहाइंड और आफ्टर। इन दोनों का मतलब होता है पीछे। बिहाइंड का मतलब होता है ही डिड नॉट लुक बिहाइंड वाइल रनिंग। ये मुझे दिखाई नहीं, मतलब पीछे रनिंग करते हुए। जैसे आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड यू, मैं आपके पीछे खड़ी हुई हूँ, तो ये पीछे का मतलब क्या हुआ? आपका बिहाइंड। ओके, द डॉग वॉक्स बिहाइंड इट्स मास्टर। तो दोनों का मतलब क्या हुआ? आपका बिहाइंड का मतलब समझ में आया? पीछे। जैसे आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड यू यानी कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हुई हूँ, इस तरीके से आता है। इसमें आफ्टर का देख लेते हैं, के पीछे या के बाद। जैसे द पुलिस मैन रेन आफ्टर द थीफ। अब जो पुलिस मैन है, अब देखो रेन आफ्टर एक पूरा फेज हो गया। रेन आफ्टर यानी कि वो किसके पीछे भाग रहे हैं? थीफ के पीछे, एक चोर के पीछे भाग रहे हैं। तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? के पीछे भागना, फॉलो कर रहे हैं किसी चीज को, तो हम क्या यूज करेंगे? आफ्टर का। जैसे हरी केम आफ्टर सनसेट। हरी यहाँ पर आया बट कब आया? सनसेट के बाद आया। तो यहाँ पे आफ्टर का यूज, आफ्टर का यूज कब करते हैं हम? बाद के लिए। बिफोर का यूज क्या करते हैं हम? पहले के लिए। तो सिमिलरली आपको के बाद के मतलब बाद का समझ में आया आपका? के पीछे और के बाद का यूज आफ्टर के लिए हो रहा है, या आप इतने बजे के बाद आना, या इतने बजे आ गए हो, आप इस तरीके से बोलते हैं। पुलिसमैन रेन आफ्टर, या फिर किसी चीज के भागने के बारे में बात होती है, पूरा फ्रेज होता है रन आफ्टर। ठीक है, तो जब रन आफ्टर आपका पूरा फ्रेज होगा आपका, तो उसको बोलते हैं हम आफ्टर के पीछे भागना है। और बाद का मतलब आपको पता ही है, आफ्टर माने बाद होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं अबाउट। अबाउट का मतलब होता है बारे में, लगभग। तो टेल मी अबाउट आनंद, मेरे को किसी के बारे में बताओ, किसी की। जैसे आई एम अबाउट टू टेलिंग यू सम न्यू थिंग्स। अबाउट टू का मतलब भी होता है मैं कुछ आपको बताने वाली हूँ, जैसे मैं ये करने वाला हूँ, तो हम एक यूज होता है आपका अबाउट टू। और अबाउट का मतलब होता है के बारे में। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट द टेंसेस। जब अगर मैं टेंस के बारे में बात कर रही हूँ तो किसी भी थिंग के बारे में बात करना, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करना। तो बारे में क्या मतलब होता है? अबाउट। टेल मी अबाउट आनंद, मुझे आनंद के बारे में बताओ। जितनी भी जानकारी आपके पास आनंद के बारे में, मुझे सब बताओ। इट्स अबाउट 5 o'clock, यानी कि इट्स अबाउट 5 o'clock का मतलब लगभग। यहाँ पर लगभग के लिए अबाउट का यूज हुआ है। लगभग जब भी हम समटाइम्स का, मतलब जब भी हम लगभग कोई, हमें टाइम का सर्टेन टाइम नहीं पता, लगभग अगर हम बता रहे हैं तो हम उसमें अबाउट का यूज करते हैं। और वैसे अबाउट का यूज कैसे होता है आपका? के बारे में, किसी के बारे में बताना। नेक्स्ट आपका थ्रो, में होकर या के हाथ का प्रयोग। जैसे ही वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, वो कैसे गया? वो कहाँ पर गया है? वो कहीं गया है, पर कैसे गया है? वो फॉरेस्ट के थ्रू। पहले फॉरेस्ट के थ्रू मतलब फॉरेस्ट रास्ते से ही गया है वो। इसका मतलब होता है कि मतलब के होकर, फॉरेस्ट से होकर गया है वो आगे। जहां भी वो उसकी कोई भी मतलब मंजिल हो, इस तरीके से बताते हैं ना, कोई भी उसका
डेस्टिनेशन हो, आपको वहां जाना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, बट वो गया कैसे, फॉरेस्ट के थ्रू गया है वो, तो यानी कि के होकर क्या सेंस आ रहा है इसमें, थ्रो का। द लेटर वॉज सेंट थ्रू अ पोएम। अब ये जो लेटर है, द लेटर वॉज सेंट, ये जो लेटर सेंड किया गया है वो किसके थ्रू किया गया है, पोएम के थ्रू, है ना। के हाथ या के होकर किसी के थ्रू भेजना, तो हम किसका यूज करते हैं, थ्रो का। ठीक है, नेक्स्ट आपकी प्रीपोजिशन है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब है कि दूसरी ओर या फिर परे। जब भी हम ऐसी बातें कर रहे होते हैं किसी के बारे में, बियॉन्ड, तो जैसे माई विलेज इज बियॉन्ड द हिल्स, मेरा जो मतलब कि दूसरी ओर है, ऐसे बोलते हैं ना, मेरा जो विलेज है वो कहाँ पर है, हिल्स की ओर है। जब भी हम किसी चीज को इंडिकेट करते हैं वो हम बियॉन्ड करते हैं, यूज करते हैं। एक होती है आपके टू वर्ड्स। टू वर्ड्स का मतलब क्या होता है, की ओर, है ना। ये आपकी मेन थी जो, हाँ, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा था कि ये आएंगी, तो ये इनको अच्छे से पढ़ के जाना आप सभी, क्योंकि ये मोस्टली एग्जाम में पूछी गई है। इन और एट का यूज तो बहुत ज्यादा आता है, बाय का भी आता है आपका, और विथ का भी आता है, आफ्टर का भी आता है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, तो मैंने सभी कवर करा दिए हैं। तो ये आपके प्रीपोजिशन यहीं पर फिनिश होते हैं। आई होप आपको प्रीपोजिशन पूरी तरीके से क्लियर होंगे। ठीक है, अगर नहीं हो तो आपको लग रहा है कोई चीज अगर रह गई है इसमें, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम वैसे भी कोशिश करेंगे और वीडियो लाने की। ठीक है, आप बस कमेंट कर देना। अब आता है कंजक्शन। ठीक है, थर्ड टॉपिक क्या है हमारा इसका, कंजक्शन, पार्ट ऑफ स्पीच का। अब जैसे कंजक्शन का यूज कैसा होता है, जो जैसे मैंने बताया रिलेटिव एडवर्ब्स की जब हम बात कर रहे थे, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से क्या कनेक्ट करना, जब भी हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, कंजक्शन। ठीक है, तो कंजक्शन, कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइन टुगेदर सेंटेंस और वर्ड्स, या हम किसी वर्ड्स को जोड़ रहे होते हैं या फिर किसी सेंटेंस को जोड़ रहे होते हैं। जैसे राम एंड श्याम, तो जोड़ा हमने किसको, राम और श्याम दोनों को जोड़ा, वर्ड्स है ये, नाउन्स है, उसको जोड़ रहे हैं, कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है। तो एंड क्या है, एक हमारे लिए कंजक्शन है। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, सुरेश sang अ सॉन्ग एंड लीला डांस, तो एंड हमारे लिए क्या हो गया, एक कंजक्शन हो गया, क्योंकि जो सुरेश ने तो गाना गाया, लीला क्या डांस कर रही है, तो ये जो इसको, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ कौन रहा है, एंड जोड़ रहा है। एंड क्या है, हमारा कंजक्शन है। ठीक है, कनेक्टिंग अ क्लॉजेस, उसको क्या बोलते हैं हम, कंजक्शन। ही वर्कड इन अ विलेज और इन अ टाउन, वो क्या करता है, वर्क करता है किसमें, विलेज में, या फिर और, या फिर वो टाउन में। तो और क्या है, एक ये क्या है, कंजक्शन है। और या इसका मतलब होता है हिंदी में या, एंड का मतलब और का मतलब है इसमें हिंदी में या। ही एंड हिज वाइफ स्माइल, उसकी वाइफ, वो और उसकी वाइफ क्या कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। एंड इसमें क्या, कनेक्टिंग वर्ड है, कनेक्टिंग वर्ड कौन होते हैं, कंजक्शन होते हैं। ठीक है, कंजक्शन समझ में आया क्या होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम आगे, ब्रिंग मी अ पेन एंड अ बुक, तो एंड का मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आई हैव सीन द मैन बिफोर, आई आई हैव सीन दिस मैन बिफोर, बिफोर क्या है भाई, एडवर्ब, आई हैव सीन दिस मैन बिफोर। जैसे कि कंजक्शन कभी भी ऑब्जेक्ट से प्रीपोजिशन की भांति जुड़ा नहीं रहता, इसमें सारी चीजें बताएगी, एक बार आप पढ़ लेना। जैसे उपयुक्त वाक्यों में एंड, वर्ड, बिफोर कंजक्शंस हैं। एंड द्वारा दो, मतलब पेन और बुक को जोड़ा गया तो एंड आपका वो हो गया। ठीक है, ऐसे ही कंजक्शन कभी भी ऑब्जेक्ट से प्रीपोजिशन की भांति जुड़ा नहीं रहता, है ना। और जो कंजक्शन है वो आपके ऑब्जेक्ट से जुड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, कंजक्शन कभी भी शब्द को एडवर्ब की भांति मॉडिफाई नहीं करता। जैसे एडवर्ब सभी को मॉडिफाई करता है ना, मतलब किसको किसको करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को, प्रीपोजिशन को और कंजक्शन को, तो लेकिन कंजक्शन नहीं करता ऐसा। ठीक है, ये केवल वर्ड्स और सेंटेंस को क्या करता है, बस जोड़ता है। जोड़ने का काम किसके द्वारा किया जाता है, कंजक्शन के द्वारा किया जाता है। यही वजह है कि शब्द किसी एक वाक्य में एडवर्ब, किसी दूसरे वाक्य में प्रीपोजिशन तथा किसी तीसरे वाक्य में कंजक्शन का काम करता है। ठीक है, आई हैव सीन दिस मैन बिफोर, ये आपका एडवर्ब है। ही लिव्ड हियर बिफोर द वॉर, बिफोर आपको फोकस किस वर्ड पे करना है, बिफोर पे, तो बिफोर किसके लिए यूज हुआ, वर्ड के लिए। ही लिव्ड हियर बिफोर द वॉर, यानी कि ये पहले, वॉर से पहले यहाँ रहते थे, तो ये आपके लिए क्या यूज हुआ है, प्रीपोजिशन का। इसमें क्या क्या यूज हो रहा है, पहले। ठीक है, ये आपके लिए ये एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ये बिफोर आपके लिए एडवर्ब का काम कर रहा है कि आई हैव सीन दिस मैन बिफोर, मैंने ये ऐसा मैन कभी देखा ही नहीं है पहले, इससे पहले नहीं देखा, तो ये मॉडिफाई कर रहा है इसको, मैन को। और बिफोर यानी कि वॉर से पहले मैं यहाँ रहता था पहले का यूज किसके द्वारा किया, प्रीपोजिशन है ये। द रेन फेल बिफोर ही रीच्ड होम,
अब ये देखो, अब इसमें दो क्लॉजेज आ गए, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है। आप डिफरेंस समझो तो तीनों में ये आपका एडवर्ब यूज हो रहा है बिफोर के लिए, ये आपके लिए प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, ठीक है। बट ये दो जो सेंटेंस है, द रेन फेल, है ना, और ही रीच्ड होम, तो इसको कनेक्ट कर रहा है ये वर्ड क्या हुआ, हमारा कंजक्शन हुआ, ये तो हमारा कंजक्शन है जो जोड़ रहा है दोनों क्लोजेस को, द रेन फेल और बिफोर ही रीच्ड होम, ठीक है। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बिफोर, तो ये क्या हमारा कंजक्शन हो गया। अब इसमें भी दो तरीके के कंजक्शन होते हैं, एक तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, जैसे आई नॉक्ड एट द डोर बट नोबडी केम। बट का मतलब क्या है, जब भी हम कोई चीज अपोजिट बोल रहे होते हैं तो बट क्या हमारा कंजक्शन है ना। ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस ऑफ इक्वली रैंक, यू आर रिच एंड आई एम पुअर, जब भी हम कोई अपोजिट चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे तुम भाई अमीर हो मैं गरीब हूँ, ऐसे हम जब भी बात कर रहे हैं तो हम तो ये कौन से कंजक्शन होता है आपके, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, जब भी हम अपोजिटनेस की बात कर रहे होते हैं, जैसे आई नॉक्ड एट द डोर बट नोबडी केम हियर, तो आप तो इसमें बट देखिए और एंड, यहाँ पे दोनों ही किसके लिए यूज हो रहा है, अपोजिट के लिए यूज हो रहा है, जैसे तुम तो रिच हो मैं क्या पुअर हूँ, एक दोनों ही अपोजिट वर्ड हो गए। अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कैसे होते हैं, जिसमें आपका आता है कंजक्शन ज्वाइन सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉजेज, जैसे वेट हेयर टिल आई कम, आप यहाँ पर वेट करो जब तक मैं आ जाऊं, तो टिल क्या है यहाँ पे आपका कंजक्शन, आप जब तक यहाँ पे वेट करो जब तक मैं यहाँ नहीं आ जा सकता, तो ठीक है। तो उपयुक्त उदाहरण में आई केम को वेट हेयर को जोड़ा गया है, टिल से आई केम को वेट हेयर से जोड़ा गया है, तो ये दोनों सेंटेंस हो गया, टिल क्या है आपका कंजक्शन हो गया, ठीक है। अब इसमें देख लो कोऑर्डिनेटिंग में भी 4 पार्ट्स होते हैं, कैसे कि कैसे है ये, एंड किससे एंड किया है ये देखो एंड क्या है, एक कंजक्शन है जो जोड़ता है किसको, कोई भी प्रोनाउन कोई भी वर्ड, किसी भी वर्ड को जोड़ना हो हम एंड से जोड़ सकते हैं, ही कम्स हेयर एंड रीड्स, ठीक है। इसमें वर्ब और प्रोनाउन भी जोड़ सकते हैं, एंड का यूज ही क्या होता है, और एंड का मीन क्या होता है, और, ठीक है। ही कम्स हेयर एंड रीड्स, यह वो यहाँ पर आया उसने पढ़ा, जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, जब भी हम इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, एंड क्या कर रहा है, इसको कनेक्ट कर रहा है, तो एंड क्या है, ये कंजक्शन है, तो एंड क्या है भाई, ये कंजक्शन है, ठीक है। एज वेल एज क्या है, के साथ साथ, मोहन एज वेल एज हिज सिस्टर कम हियर, एज वेल एज का मतलब क्या हुआ है, के साथ साथ, के साथ, एज वेल एज क्या है, कंजक्शन है जिसका मतलब क्या होता है, के साथ साथ, मोहन एज वेल हिज सिस्टर केम हियर, मोहन के साथ साथ उसकी सिस्टर भी यहाँ पर आई हुई है, इसका मतलब हुआ जैसे आई एम केम हियर, आई एंड एज वेल एज माई कजन सिस्टर इज कम हियर, ऐसे भी बोलते हैं ना, जैसे मोहन एज वेल एज हिज सिस्टर केम हियर, वो मोहन के साथ साथ कौन आया, उसकी सिस्टर भी आई है, तो के साथ साथ के मतलब के लिए हम क्या यूज करते हैं, एज वेल एज, तो ये क्या है, कंजक्शन है। ऐसे बोथ और एंड, अब बोथ और एंड ये दोनों ही कंजक्शन है बट साथ में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे दे वर बोथ बीटन एंड अब्यूज्ड, वो दोनों एक दूसरे को मतलब पीट रहे हैं और क्या अब्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एंड आपने देखा, बोथ आपने देखा, तो दोनों ही साथ में आए हैं और ये क्या है, कंजक्शन है, तो बोथ का मतलब दोनों, एंड का मतलब और, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे को पीट रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अब्यूज, गालियां दे रहे हैं, ठीक है। अब ये कंजक्शन एंड, बोथ, एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट एल्सो आदि होते हैं, इनके द्वारा साधारण एक कथन स्टेटमेंट को दूसरे से जोड़ा जाता है। अब एक कॉज से दूसरे से जोड़ा जाता है, जैसे नॉट ओनली, नॉट ओनली, ये भी आपका कंजक्शन है, ठीक है। नॉट ओनली इंडिया, हम कोई भी नाउन प्रोनाउन कुछ भी ले सकते हैं, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो अदर कंट्री कुछ भी मान लेते हैं, जैसे नॉट ओनली और बट एल्सो को मतलब क्या होता है, ना ही मतलब ना ही इंडिया
बट नॉट ओनली इंडिया, मतलब इंडिया ही नहीं बल्कि और भी देशेस है ना, और भी देश। जब भी हम बात करें नॉट ओनली यू बट ऑल्सो और भी लोग, सिर्फ तुम्हारी ही बात नहीं हो रही है, तुम्हारे साथ साथ और लोग भी। जब भी हम अपोजिट की बात करें, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो अदर कंट्री भी क्या कर रहे हैं, ये मतलब अपने इकोनॉमी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नॉट ओनली इंडिया मतलब ना, एक होता है आपका आइदर नाइदर, आइदर और के साथ हम यूज करते हैं आइदर और का, ऐसे नॉट ओनली और बट एल्सो का भी यूज होता है। ना बल्कि इंडिया, ना बल्कि इंडिया बट ऑल्सो, नॉट ओनली, नहीं केवल इंडिया ही नहीं बट ऑल्सो, यानी कि बल्कि और भी कंट्री क्या यूज कर रहे हैं, मतलब कोई भी सेंटेंस हम जब बनाते हैं नॉट ओनली यू बट ऑल्सो दीज टाइप ऑफ पीपल डूइंग दिस वर्क, इस तरीके से भी जब हम बात करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या है आपका, एक कंजक्शन है। ठीक है, ऐसे आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल। अब आइदर का मतलब होता है या और का मतलब और, या और आइदर कम इन टाइम, या तो तुम टाइम पर आओ नहीं तो तुम मत आओ। ठीक है, या तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन दे दिए उसने, आइदर यू कम और नॉट। और का मतलब या तो तुम आओ और नहीं आओ, यानी कि और आइदर जो है वो दोनों साथ में ही लगते हैं, तो ये क्या कंजक्शन है, इसका मतलब होता है या और, दोनों का मतलब या तो तुम आओ, या तो तुम ये करो, या तुम यहाँ से चले जाओ, या तो तुम अंदर आओ या तो तुम बाहर चले जाओ। जब भी हम ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं, ऐसी कंडीशन का यूज करते हैं, तो हम क्या कंजक्शन का यूज करते हैं, आइदर कम इन द टाइम और डू नॉट कम। अगर तुम टाइम पर नहीं आ सकते तो तुम्हें आने की आवश्यकता है ही नहीं, ऐसे बोल देते हैं आइदर यू कम और नॉट, या तो तुम आ रहे हो या तुम नहीं आ रहे हो। ठीक है, जैसे नाइदर नॉट, नाइदर का मतलब नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर वेंट देयर, ना तो तुम और ना तुम्हारा भाई कहां पर गए थे, वहां गए, ना तुम गए ना तुम्हारा भाई वहां गया। तो यहाँ पे क्या है, नाइदर और नॉर, सॉरी यहाँ पे नॉर आएगा नॉट नहीं आएगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है ये आपकी, आइदर के साथ और का यूज करते हैं, नाइदर के साथ नॉर का यूज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है ना तो तुम और ना ही, इसका क्या सेंस बन रहा है, ना तो तुम और ना ही तुम्हारा ब्रदर वहां गए। ठीक है, और आइदर में या तो तुम आओ या तुम्हारे भाई को भेजो, आइदर यू कम और सेंड योर ब्रदर टू कम माई पार्टी, इस तरीके से बोल देते हैं। नाइदर का मतलब ना तो तुम ना ही तुम्हारा कोई और, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अदरवाइज भी कंजक्शन है, डू दिस अदरवाइज आई शैल वेयर यू। ठीक है, these conjunction join two causes or words that convey the sense of choosing one of two option। जब भी हमारे पास टू ऑप्शन होते हैं, या तो ए या बी, आप या तो ए को चूज करो या बी को चूज करो, ऐसे आपके पास दो ऑप्शन में आते हैं। ठीक है, सेंटेंस तो हम किसका यूज करते हैं, या तो आइदर और का करेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो का करेंगे, या फिर नाइदर और नॉर का करेंगे। नाइदर के साथ हम नॉर ही यूज करेंगे, और का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नाइदर के साथ हम किसका यूज करेंगे, नॉर का ही यूज करेंगे। आपके वो एमसीक्यू में पूछ सकता है कि नाइदर के साथ किसका यूज करते हैं, और भी दे सकता है आपको ऑप्शन में, तो आपको किस पे क्लिक करना है, नॉर पे। ना तो तुम और ना तुम्हारा भाई, ना तो तुम ना कोई और, ना तुम्हारा फ्रेंड, इसका मतलब होता है ना और ही, ना ही। ठीक है, ना तो तुम आए ना तुम्हारा भाई आया यहाँ पर। ठीक है, तुम ऐसे बात ही मत करो, इस तरीके से कोई भी सेंटेंस बना के बोल सकते हो, आइदर और या तो तुम या कोई और। अब आता है एडवर्सेटिव कंजक्शन, ये कैसे होता है, बट क्या है, अपोजिट बता रहा है, कोई भी सेंटेंस आ रहा है आपका अपोजिट में आएगा। ठीक है, येट अभी तक नहीं आए हो, नॉट मतलब देखो बट क्या है, ही इज स्ट्रॉन्ग बट यू आर वीक। जब भी हम अपोजिट चीज की बात कर रहे हैं, आई एम कम हियर बट ही इज नॉट कमिंग, मैं तो आई हूं बट वो नहीं आया, है ना। तो ही इज स्ट्रॉन्ग बट यू आर वीक, वो तो स्ट्रॉन्ग है पर तुम वीक हो। जब भी हम अपोजिट वर्ड्स की बात कर रहे हैं, अपोजिट सेंस की बात कर रहे हैं, अपोजिट सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो हम बट का यूज करेंगे। बट क्या है, एक कंजक्शन है। येट का मतलब क्या होता है, बट का मतलब क्या है, लेकिन, और आपका येट का मतलब होता है तक। ठीक है, ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी। यहाँ पे आपने देखा बट का यूज कैसे हो रहा है, अपोजिट सेंस में हो रहा है, जैसे कि ही इज स्ट्रॉन्ग बट यू आर वीक, वो तो स्ट्रॉन्ग है बट आप वीक हो। तो यहाँ पे हमने क्या लेकिन का यूज कर रहे हैं, तो लेकिन क्या है आपका कंजक्शन है। सिमिलरली जब हम येट का यूज करेंगे, तो ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी, वो एक क्या है, वो एक गरीब है बट वो क्या हैप्पी भी है। तो येट यहाँ पर क्या है आपका कंजक्शन है। तो येट का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, तक। तो दिस कंजक्शन ज्वाइन टू स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्रैक्टिक ईच अदर बट येट और स्टिल। स्टिल का मतलब होता है अभी तक, जैसे आई एम स्टिल
आई एम स्टिल हेयर, यानी कि मैं अभी तक यहाँ पर हूँ। स्टिल का मतलब क्या हो रहा है, अभी तक, तो ये क्या है आपका कंजक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका सो का मतलब क्या होता है, इसीलिए। सो देयरफॉर दैट इज व्हाई हेंस, इन चारों का मतलब क्या होता है, इसीलिए। जब भी हम कोई बात बोल रहे होते हैं, उसका रिजल्ट अगर हमें बताना है, इसीलिए हम ये आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं, तब हम सो का यूज करते हैं। यू आर टायर्ड सो यू शुड टेक रेस्ट, आप थक गए हो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। तो शुड क्या है, आप क्या कर रहे हो, उसको एडवाइस दे रहे हो। आपको लग रहा है कि वो आपको क्या लुक, आपको अपीयरेंस क्या हुआ कि वो थक गया है, आपको क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। तो सो का क्या है, कंजक्शन है, इसका मतलब क्या है, इसीलिए। देयरफॉर का मतलब भी इसीलिए होता है, यू वर लेट देयरफॉर यू वर फाइन। फॉर का यूज के लिए होता है, लेट अस गो बाय कार फॉर वी आर ऑलरेडी लेट, हमें कार से जाना चाहिए क्योंकि हम क्या हुए, लेट हो गए हैं। ठीक है, दिस कंजक्शन ज्वाइन टू सेंटेंस इन विच वन सेंटेंस इज द रिजल्ट ऑफ अदर। जब भी हम किसी सेंटेंस का रिजल्ट बता रहे होते हैं दूसरे सेंटेंस में, ठीक है, तब हम इसमें किसका यूज करते हैं, सो देयरफॉर और फॉर का। ठीक है, रिजल्ट बताता है ये आपका रिलेटिव कंजक्शन। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, टाइम, कंडीशन, मैनर, कॉजेस, पर्पस, इफेक्ट, कंपैरिजन, कॉन्ट्रैक्ट। ये सब क्या बता रहा है आपका सबऑर्डिनेट, ये आपका बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, अंटिल, नाउ, एज सून एज, नो सूनर देन, ये सब क्या आपकी कंजक्शन है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे बिफोर, आई एम कम बिफोर जैसे आई एम कम बिफोर 1 PM। ठीक है, मैं 1 बजे से पहले आ जाऊंगा। ठीक है, तो बिफोर, आफ्टर के बाद, व्हेन जब, व्हाइल माने जब की, अंटिल कब तक, नाउ यानी कि अब, एज सुन एज, आई एम कमिंग हियर एज सुन एज यू कम, जैसे ही, इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही। नो सूनर देन, नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज होता है। सो लॉन्ग एज और टिल का मतलब होता है तक। ठीक है, अब आता है कंडीशन। कंडीशन जब भी हम कंडीशन बता रहे होते हैं, किससे बता रहे होते हैं, इफ से बताते हैं। इफ से बताएंगे, या फिर अनलेस से बताएंगे, या फिर प्रोवाइडेड दैट, या फिर इन केस, या फिर एज इफ। ठीक है, जैसे इफ यू कम हियर, इफ यू विल, जैसे कि मैंने बताया, इफ आई गिव यू जब भी हम कंडीशन बता रहे होते हैं, किससे शो करते हैं हम, इफ से। ठीक है, जैसे हमने कंडीशन बताई इफ से, तो इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास इन योर एग्जाम। है ना, अगर हमने क्या कंडीशन जब बता रहे हैं, कंडीशन की स्थिति के द्वारा बताइए, कंजक्शन के द्वारा बताइए। तो इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप स्टडी को क्या, अगर आप हार्डली स्टडी करोगे, है ना, हार्ड वर्क करोगे अपनी स्टडी पे, तो आप क्या सर्टेनली पास हो जाओगे। तो जब भी हम कंडीशन बताते हैं तो किसके द्वारा बताते हैं, इफ के द्वारा बताते हैं। तो इफ क्या है, हमारा कंजक्शन है। ठीक है, बिफोर, ऐसे ही बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, अंटिल, नाउ, एज सून एज, जब भी हम ऐसे कंजक्शन का यूज करते हैं, वो क्या एक कंडीशन बता रहे होते हैं टाइम के साथ। तो क्या है, ये आपका क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देख ले, सॉरी कंडीशन देख लिया हमने, अनलेस, इफ, प्रोवाइडेड, इन केस ऑफ। जैसे कि बोला हमने, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही कैन नॉट गेट सक्सेस, अगर जब तक वो क्या
वर्क नहीं करेगा, जब तक वो हार्ड वर्क नहीं करेगा तब तक वो क्या सक्सेस को हासिल नहीं कर पाएगा। तो ये क्या आपकी कंडीशन है, अनलेस से हमने क्या शो करी कंडीशन, इफ से हमने क्या शो करी कंडीशन। अब प्रोवाइडेड जब तक I will give you money, sorry I can give you money होगा इसमें, I can give you money, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते you will return it on time। अब प्रोवाइडेड क्या बता रहा है, प्रोवाइडेड भी आपकी क्या कंडीशन दिखा रहा है, जैसे आई कैन गिव यू मनी, मैं आपको मनी दे सकता हूँ, पैसे दे सकता हूँ, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते आप क्या यू विल रिटर्न इट, आप मेरी मनी को क्या टाइम पे लौटा दो तो मैं आपको दे सकता हूँ। इसमें क्या कंडीशन जुड़ी हुई है, जब भी कंडीशन जुड़ी होती है वो किससे जुड़ी होती है आपकी, एनलेस से, इफ से, प्रोवाइडेड से, या फिर इन केस या फिर एज इफ। तो जब भी हम ऐसे कंडीशन कंजक्शन का यूज करते हैं तो वो क्या होता है आपके लिए, तो ये कंडीशन शो करते हैं और ये आपके लिए क्या दिखा रहे हैं, कंडीशन दिखा रहे हैं, और ये क्या है आपका प्रोवाइडेड दैट का एक कंजक्शन है। सिमिलरली इफ कंजक्शन है आपका, और अनलेस यहाँ पे आपका क्या कंजक्शन है। ठीक है, अब मैनर की बात करते हैं। मैनर जैसे पॉजिटिव डिग्री में एस और सो का यूज होता है, जैसे एस सो फार एज, या फिर एस फार एज, जहां तक मैं जानता हूँ, एस फार एज का मतलब जहां तक मेरा मानना है, एस फार एज आई नो यू आर अ गुड बॉय, इस तरीके से बात करते हैं एस फार एज की। जैसे आई विल वर्क एज यू लाइक, मैं वैसा ही काम करूंगा जैसे आपको पसंद है। तो एस क्या है यहाँ पे कंडीशन, आप सॉरी एस क्या है आपके लिए एक मैनर शो कर रहा है, ये क्या आपका कंडीशन है। ठीक है, एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूँ, जहां तक मेरा सवाल है, ऐसा एज फार एज माई मतलब आई कंसीडर, जहां तक मेरा मानना है, तो इसका मतलब होता है एज फार एज का मतलब जहां तक मेरा मानना है। ठीक है, ऐसे कॉसेज, कॉसेज क्या बिकॉज या फिर सिंस, शी इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल। ठीक है, वो एब्सेंट थी क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है यहाँ पे क्योंकि, शी इज इल, वो बीमार है इसलिए वो एब्सेंट थी क्लास में, तो ये आपका मैनर हो गया। ठीक है, और ये आपका कॉज हो गया। पर्पस क्या है, सो दैट, सो दैट क्या है, सो दैट का मतलब होता है ताकि, दोनों का क्या मतलब होता है ताकि। I came here so that I become manager। मैं यहाँ पर आया ताकि मैं क्या बन पाऊं, एक मैनेजर बन पाऊं। तो सो दैट क्या इसका एक पर्पस दिखा रहा है, सो दैट क्या एक कंडीशन है जो, सॉरी सो दैट क्या एक कंजक्शन है जो क्या शो कर रहा है ताकि, तो क्या है वो एक पर्पस दिखा रहा है। मैं यहाँ पर आया क्यों, मेरा एक पर्पस था, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या मैनेजर बनना था। तो सो दैट आपने देखा ये पर्पस दिखा रहा है। इफेक्ट और रिजल्ट कैसे दिखा सकते हैं, जैसे यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट रन, तुम बहुत ज्यादा वीक हो इसीलिए तुम ज्यादा वीक हो इसलिए तुम नहीं भाग पा रहे हो, है ना। यू आर टू स्टूपिड, यू आर सो स्टूपिड दैट यू कैन नॉट सॉल्व योर रीजनिंग, इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, ये तो सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है कोई नहीं। कंपैरिजन कैसे करते हैं, देन का यूज करके, जैसे यू आर बेटर देन मी, आप मुझसे ज्यादा बेहतर हैं। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो देन का यूज करते हैं, आई एम बेटर देन यू, कंपैरिजन डिग्री के तरह। ठीक है, कंट्रास्ट क्या है, थो, ऑल्दो और इवन इफ। तो दो इज ही इज अ पुअर और ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, ये आपके कंजक्शन थे। ठीक है, कंजक्शन आपको समझ में आए, जब भी कोई एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करता है वो वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन। अब आता है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आपका ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें क्या एक्सप्रेस करता है, आपकी सडन फीलिंग एक्सप्रेस करता है, इमोशंस, जैसे जॉय हो गया, जैसे कि आपको हुर्रा, मतलब हुर्रा इस तरीके से कहते हैं, हुर्रे, हा हा, ये जो आपको जॉय प्रशंसा दिखा रहा है। ग्रीफ यानी कि दुख व्यतीत करना, किसी को दुख व्यक्त करना, तो अलाज ओ, सरप्राइज हो, व्हाट
व्हाट ऐसे होता है, व्हाट अ सरप्राइज यू गिव, यानी व्हाट आहा, इस तरीके से सरप्राइज का हो गया। अप्रूवल, ब्रेवो, वेल डन, जब भी हम किसी को शाबाशी देते हैं तो ये हो गया ब्रेवो, वेल डन। एड्रेस, हेलो, हो। और पार्टिंग है एड्यू, फेयरवेल, इस तरीके से लास्ट में जब हम फेयरवेल वगैरह करते हैं। बट जो इंटरजेक्शन होता है इसमें ये वाला जो वर्ड होता है एक्सक्लेमेटरी, ये जरूर आता है। तो हम क्या देख लेते हैं, ये इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में ज्यादा कुछ है नहीं, आपका यही था। अब देख लेते हैं हम एमसीक्यू की। तो विच वर्ड बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस द toddler crawled towards her mother। अब ये कोई बच्चा है जो क्रॉल कर रहा है, यानी घुटनों के बल चल रहा है, टूवर्ड्स यानी कि की ओर, किसकी, अपनी मदर की ओर। तो स्लो, स्लोली, स्लोअर, स्लोएस्ट, क्या आएगा इसमें? तो वो कैसे क्रॉल कर रहा है? स्लोली कर रहा होगा ना, क्योंकि स्लोअर तो तब आएगा जब हम कंपैरिजन करेंगे। स्लोएस्ट आएगा नहीं, क्योंकि इसमें ग्रुप की बात होती है, आपकी डिग्री है। स्लो आएगा नहीं, इसमें आएगा स्लोली। तो दिस वन क्या एडवर्ब है ये आपका। सेकंड विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात हो रही है, कैसे? शी सिंग्स ब्यूटिफुली। अब वो गा रही है बहुत अच्छे तरीके से, तो इसमें प्लेस तो नहीं आ रहा है। द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड। अब देखो इसमें जो चिल्ड्रन है वो कहां पर खेल रहे हैं? आउटसाइड। आउटसाइड क्या है? एक प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। तो ये आपका क्या आएगा? सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वर्ड इज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस आई नीड टू वर्क मोर इफिशियंटली। अब इसमें क्या है, इस पूरे सेंटेंस में हमें क्या फाइंड करना है? एडवर्ब। आई क्या है? इसमें नाउन है। नीड क्या है आपका? वर्ब है। वर्क क्या है? नाउन। तो मोर इफिशियंटली क्या है? ये आपका जो इफिशियंटली है इसमें एल वाई लगा हुआ है। मोस्टली एडजेक्टिव में जहां एल वाई लगता है वो आपके क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। तो इसमें इफिशियंटली आपका रहेगा आपका आंसर। फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट एडवर्ब। इसमें भी टाइम ऑफ एडवर्ब पूछ रहा है। द गर्ल विल बी बैक डैश आफ्टर अ वीक एट द कैंप। अब इसमें यस्टरडे, टुमारो, लास्ट नाइट, एवरीडे, इसमें से आपका क्या आएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम की बात हो रही है। एडवर्ब ऑफ टाइम में हमने क्या पढ़ा था? जब भी यस्टरडे, टुमारो की बात हो रही है या एवरीडे की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या आएगा? तो सभी लगा रखे हैं। द गर्ल्स विल बी बैक कब आएंगे? आफ्टर अ वीक, एक वीक के बाद आएंगे वो। तो यहाँ पर क्या आएगा? टुमारो। सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, द रामायण इज लाइंग द टेबल। अब जो रामायण है क्या एक बुक है जो किस पर पड़ी हुई है? टेबल पर। टेबल पर क्या कोई चीज रखी होती है? वो एक स्थिर चीज पर रखी हुई है। तो हम इसमें क्या यूज, तो ये जो रामायण आपकी बुक है कहाँ पर रखी हुई है? टेबल पर रखी हुई है। और वो क्या एक कोई मूवमेंट कर रही है क्या? जब कोई भी चीज मूवमेंट नहीं कर रही होती है और स्थिर रूप में रखी हुई है किसी भी चीज पर, तो यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? ऑन का। ऑन का यूज क्यों होता है? पर या फिर के ऊपर। ठीक है, जो बुक है वो किसके ऊपर रखी गई है? टेबल के ऊपर रखी हुई है। कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ऑन कर। ठीक है, वी हैव नॉट मेट डैश अर्ली लास्ट ईयर। अब इसमें क्या आएगा? थ्रो आएगा, विदाउट आएगा, सिंस आएगा, अबाउट आएगा। तो वो कब से नहीं मिल रही है? इसमें सेंस क्या आ रहा है? से का। से का मतलब क्या होता है? थ्रो होता है नहीं, विदाउट होता है नहीं, सिंस होता है। ठीक है, अबाउट माने होता है बारे में। ठीक है, विदाउट हो के बिना, थ्रो माने के दौरान, यानी कि से होकर, से होकर के बिना। से का क्या है आपका? सिंस। वो कब से खड़ा है? वी हैव नॉट मेट सिंस अर्ली लास्ट ईयर। यहाँ पर आएगा आपका सिंस, कि मैं आपसे लास्ट ईयर से नहीं मिला हूं। ये देख लेंगे हम, दिस यंग मैन इज ट्रू डैश हिज वर्ड। तो इसमें किस प्रपोजिशन का यूज होगा? ऑफ का, फॉर का, एट का या टू का? अब जब भी हम बात कर रहे होते हैं मैन, वो अपनी बात का पक्का है। जैसे बोले यू आर नॉट मैन ऑफ योर वर्ड्स, तो इसमें क्या आता है? ऑफ का। इसमें क्या सेंस आ रहा है? का आ रहा है। ठीक है, का मतलब क्या होता है? ऑफ। जब भी हम किसी चीज के बारे में बता रहे हैं उसमें का सेंस आ रहा है, तो हम इसमें ऑफ का यूज करेंगे। तो दिस यंग मैन इज ट्रू ऑफ हिज वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें ऑफ का यूज होगा। ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। सीता हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट। अब सीता क्या कर रही है? सीता को सफर हो रहा है, मतलब क्या सफरिंग कर रही है? वो किससे? फीवर से। तो जब भी हम फ्रॉम के साथ लगाते हैं तो वो क्या आएगा आपका? फ्रॉम। सिंस आएगा, फॉर आएगा, फ्रॉम आएगा, टू आएगा। सीता हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट, तो हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम तो ऑलरेडी लगा, सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, उसको लास्ट नाइट से क्या है? फीवर है,
तो यहाँ पे सिंस आएगा, इसमें से का यूज हो रहा है, इसमें से का, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही स्टडीज डैश 8 PM टू 10 PM। जब भी हम किसी टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो वहां पे किस प्रीपोजिशन की बात होती है भाई? फ्रॉम की, फ्रॉम और टू, ठीक है। यहाँ पर टाइम आएगा आपका और यहाँ पे भी टाइम आएगा। तो जब भी हम टाइम की बात करोगे तो यहाँ पे फ्रॉम और टू एक साथ आते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? फ्रॉम। तो सी विल बी द राइट आंसर। द सोल्जर, सॉरी कहाँ गया, he studies from 8 PM to 10 PM. The from C will be the right answer. The soldier fought dash courage. अब क्या है, सोल्जर ने लड़ाई की है, लेकिन किसके साथ की है? जब भी हम साथ वाला सेंस देखते हैं तो किसमें आएगा? साथ किसका यूज होता है? विद का, ठीक है। विद का मतलब क्या है? साथ। तो जब भी हमारा सेंस आ रहा है साथ का तो हम क्या लगाएंगे? विद। वी विल बी द राइट आंसर। अंकित इज वरीड डैश हिज फेलियर। अंकित को किसके लिए चिंता है? अपनी फेलियर के लिए। तो इन आएगा, ऑफ आएगा, इनटू आएगा, अबाउट आएगा। तो जब भी हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, वरीड अबाउट आएगा। अबाउट का सेंस यहाँ पे क्या आएगा? बारे में। तो डी विल बी द राइट आंसर। अंकित इज वरीड अबाउट हिज फेलियर। वो अपनी फेलियर के बारे में क्या? वरीड है, चिंतित है। तो इसमें अबाउट आएगा, ठीक है। अबाउट का मतलब क्या होता है? के बारे में। वाई डू यू नॉट लिसन डैश हिम। जब भी हम ऐसे बात करें, वाई डू यू नॉट लिसन टू मी, मतलब किसी का रिलेशन बता रहे हैं हम, तो किससे बताएंगे? टू से बताएंगे। ऑफ का मतलब होता है का, वाई का मतलब के द्वारा, विथ का मतलब साथ। तो हमारे पास क्या होता है? टू। तो जब भी हम किसी का साथ बता रहे हैं, वाई डू यू नॉट लिसन टू मी, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका? टू आएगा। सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, बॉयज वर जंपिंग डैश द पॉन्ड। अब ये आपका पॉन्ड है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर जो बॉयज हैं वो इसमें जा रहे हैं, तो जब जाएंगे कोई गतिशील अवस्था में कोई चीज इसके अंदर जाती है तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? इनटू, ठीक है। इसमें है आपके में इनटू, देख लेते हैं। इन, बिटवीन, अपॉन और इनटू। जब भी हम गतिशील का यूज करते हैं किसी भी चीज में जाने के लिए तो हम इसमें किसका यूज करेंगे? इनटू का। तो डी विल बी द राइट आंसर। प्लीज राइट डैश इंक। अब इसमें क्या सेंस क्या आ रहा है? प्लीज लिखिए, पर किस के साथ लिखना है? इंक के साथ। तो विथ इंक, इन इंक, फ्रॉम इंक या टू इंक। तो जब भी सेंस आ रहा है आपका के साथ लिखना है, किसके साथ लिखना है? इंक के साथ। तो साथ के लिए हम क्या यूज करेंगे? विद का। तो ए विल बी द राइट आंसर। आई एम प्राउड डैश माई स्टूडेंट। अब वो किससे प्राउड है? तो प्राउड के साथ हमेशा क्या लगाते हैं हम? प्राउड के साथ क्या लगाते हैं? हम ऑफ। ऑफ किसको इंडिकेट करता है? जब भी कोई भी नाउन या प्रोनाउन होता है के साथ हम क्या यूज करते हैं? प्राउड का। प्राउड के साथ क्या प्रीपोजिशन आती है आपकी? ऑफ। तो आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स। वो उसको किस पे गर्व है? अपने स्टूडेंट्स पे। नेक्स्ट देखते हैं, ही विल रिटर्न होम डैश 6 o'clock। जब भी टाइम के बारे में बात हो रही है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो टाइम के साथ हमेशा क्या आता है आपका? क्या आएगा? सिंस आएगा, फ्रॉम आएगा, फॉर आएगा, बाय आएगा। तो आएगा आपका बाय, ठीक है। ही विल रिटर्न होम बाय 6 o'clock, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही डाई डैश कैंसर। तो ही डाई बाय कैंसर? नो। ही डाई विद कैंसर, या फिर ही डाई ऑफ कैंसर, या फॉर कैंसर? के, फॉर का यूज होता है के लिए, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है का, विद का मतलब होता है साथ, बाय का मतलब होता है द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? वो किसके द्वारा मरा है? ही डाइड विथ कैंसर। तो ये किसके साथ, मतलब ये जो इनकी जो डेथ हुई है वो किसके साथ हुई? कैंसर से हुई है। तो जब भी हम किसी बीमारी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम किसका यूज करेंगे? ऑफ का, ठीक है। यहाँ पे विथ नहीं आएगा, विथ रॉन्ग हो जाएगा आपका। सी विल बी द राइट आंसर। और लेकिन जब एक्सीडेंट की बात हो रही है तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। फ्रॉम इसमें दिया नहीं है तो इसमें ऑफ इसका आंसर आएगा। फ्रॉम हम एक्सीडेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बट किसी बीमारी से कोई मर रहा है तो हम इसके लिए क्या? ऑफ का यूज करेंगे। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लीज लुक डैश द मैटर पर्सनली। आप क्या इसको देख लो, मैटर को पर्सनली देखो। तो हम जब भी हम बात करें तो किसकी बात कर होते हैं? प्लीज लुक डैश द मैटर पर्सनली। तो इसमें ऑन आएगा, ऑफ आएगा या इनटू आएगा? प्लीज लुक ऑन द मैटर पर्सनली, ठीक है। इनटू की इसमें कोई गतिशील नहीं हो रही है, ऑफ नहीं आएगा, इसमें ऑन आएगा।
ए विल बी द राइट आंसर। ही प्रिवेंटेड मी डैश गोइंग टू दी सिटी, उसने मुझे प्रिवेंट किया है किसके लिए, सिटी के लिए। एक सेकेंड, ही विल रिटर्न होम, ये तो हो गया आपका। ही डाइड ऑफ कैंसर भी हो गया आपका, ठीक है। अब आएगा आपका प्लीज लुक डैश इन डैश द मैटर पर्सनली। जब भी हम कोई मूवमेंट करके कोई भी चीज कर रहे होते हैं तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, इनटू का। तो प्लीज लुक इनटू द मैटर, है ना, कोई मूवमेंट हुआ है इसमें तो हम क्या यूज कर रहे हैं, इनटू का। तो प्लीज लुक इनटू द मैटर पर्सनली। ही प्रिवेंटेड मी डैश गोइंग टू द सिटी, उसने मुझे प्रिवेंट किया किस चीज के लिए, सिटी मतलब सिटी जाने के लिए, सिटी में जाने के लिए। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, फ्रॉम का। सॉरी 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 सॉरी, कहाँ है आपका ये, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग टू दी सिटी, तो इसमें सी आएगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर। द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल डैश 2 hours। अब वो कब से खेल रहे हैं, जब भी अनसर्टेन कोई भी टाइम होता है तो हम क्या लगाते हैं, फॉर 2 hours, ठीक है। वी आर प्राउड डैश आर कल्चर, तो इसमें जब भी हम प्राउड का यूज करेंगे तो ऑब्वियसली क्या लगाएंगे, हम ऑफ का यूज करेंगे। माई फ्रेंड डज नॉट टॉक डैश मी, तो मेरे फ्रेंड है मुझसे बात नहीं कर रहे ना, तो इसमें आएगा क्या, मेरे साथ बात नहीं कर रहे, तो साथ का सेंस में क्या आ रहा है, विथ। तो माई फ्रेंड डज नॉट टॉक विथ मी। आई एम वेरी सॉरी डैश बीइंग लेट, मेरे को बहुत ज्यादा मतलब सॉरी है किस चीज के लिए, लेट होने के लिए, फॉर बीइंग लेट। आई एम वेरी सॉरी टू लेट, ऑन लेट, फॉर लेट या बाय लेट। आई एम वेरी सॉरी फॉर बीइंग लेट, तो इसमें क्या रीजन दे रहे हैं वो किसके साथ दे रहे हैं, फॉर के साथ, कि मेरे लेट होने के कारण से मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ। ही हैज नो डिजायर डैश फेम, उनको कोई डिजायर नहीं है फेम की, तो इसमें ऑफ फेम, ही हैज नो डिजायर ऑफ फेम, फॉर डिजायर, टू डिजायर, एट डिजायर, तो किसकी, फेम की। तो का सेंस आ रहा है, इसमें क्या आएगा, ऑफ आएगा। मीरा लुक्स डैश हर पेरेंट्स वेरी वेल, अप विद इन डाउन या फिर आफ्टर। लुक आफ्टर, लुक्स आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना किसी की, ठीक है। ये पूरा फ्रेजल है तो इसमें आफ्टर आएगा, लुक आफ्टर यानी कि देखभाल करना। तो मीरा लुक आफ्टर हर पेरेंट्स वेरी वेल, वो अपने पेरेंट्स की बहुत अच्छे से देखभाल करती है। ही हैड टू रिपीट, ही हैड टू रिपेंट, रिपेंट मीन्स क्या, पछतावा। ही हैड टू रिपेंट डैश व्हाट ही हैड डन, उसको बहुत ज्यादा पछतावा है जो भी उसने क्या अपने पास्ट में किया है। तो एट, ऑफ, ओवर, फॉर। अब देखो किसी के बारे में बात हो रही है ना, ही हैड टू रिपेंट ओवर व्हाट ही हैड डन, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा सी विल बी द राइट आंसर। उसने जो भी किया है उसके बारे में उसको क्या हो रही है, रिपेंट, है ना। तो देख लेते, द टीचर पॉइंटेड डैश द मिस्टेक, शीला करेक्टेड इट। अब टीचर ने क्या पॉइंट आउट की उसकी मिस्टेक और शीला ने क्या करेक्ट की, तो शीला, द टीचर पॉइंटेड, अपॉन आएगा, टू आएगा, ऑफ आएगा, आउट होएगा, तो आएगा पॉइंट आउट। जब भी हम किसी की बात करते हैं पॉइंट आउट की बात हो रही है, जब भी हम कोई, आपने देखा होगा पॉइंट आउट साथ में ही आता है, तो ये आपका क्या, आउट क्या है, प्रीपोजिशन है। पॉइंट आउट किया यानी कि बाहर की है। फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश दोज 5 बॉयज, तो जब भी हम देखो 2 लोगों के बारे में बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, बिटवीन, ठीक है। बट अगर 2 लोगों से तीन लोग हो गए, 2 से ज्यादा लोग हो गए, तो 2 लोगों से ज्यादा लोगों के बीच क्या लगाते हैं हम, अमंग, 2 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, बिटवीन एंड टू अमंग, ठीक। डी विल बी द राइट आंसर। जब भी बात हो रही होती है आपसे 2 लोगों से ज्यादा की तो हम इसमें अमंग का यूज करते हैं। अब देख लेते हैं, शी वॉक स्टाइलिश दैट, सॉरी डैश, शी वर अ क्वीन। ही वॉक स्टाइलिश दैट शी वर अ क्वीन, अब वो ऐसे स्टाइल मारे जैसे कि क्या वो एक क्वीन है, तो इसमें क्या आएगा आपका, एज इफ क्या बता रहे हैं हम, जैसे कि वो एक क्वीन है, इस तरीके से वो क्या स्टाइल मार रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डैश शी इज वेरी नॉटी, शी नेवर डज एनीथिंग रॉन्ग, वो इतनी नॉटी है जैसे उसने कभी कुछ गलत किया नहीं है। तो इसमें क्या है, एज, इसमें क्या है, ऑल्दो, इफ, सिंस, फॉर का कोई सेंस बन नहीं रहा, सिंस का भी नहीं बनना है, इसमें इफ का भी नहीं है, तो इसमें क्या है, ऑल्दो आएगा। ऑल्दो हालांकि शी इज वेरी नॉटी, इसे बोलते हैं हालांकि शी इज वेरी नॉटी, शी नेवर डज एनीथिंग रॉन्ग, उसने वो कभी भी कुछ गलत नहीं करती है, तो इसमें आएगा ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज इल, वो बीमार है,
डैश ही वेंट टू स्कूल, वो बीमार है फिर भी वो स्कूल गई, वो बीमार थी लेकिन फिर भी स्कूल गई। लेकिन का सेंस किसमें आता है भाई, अपोजिट में, तो अपोजिट हो रहा है तो इसमें क्या सो आएगा, नहीं आएगा बट आएगा इसमें, ठीक है। सो का मतलब होता है इसीलिए, बट का मतलब लेकिन, और का मतलब या, एंड का मतलब और, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, बट आएगा, तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। ही इज पुअर डैश आई हेल्प हिम, वो पुअर है इसलिए मैंने क्या उसकी हेल्प की। इसीलिए का सेंस क्या आता है, इसीलिए का मतलब होता है सो, ए विल बी द राइट आंसर। आई हेल्प हिम डैश ही इज पुअर, मैंने उसकी मदद की, मैंने उसकी इसलिए मदद की क्योंकि वो क्या था, पुअर था। तो इसमें क्योंकि का सेंस क्या आ रहा है भाई, बिकॉज। तो ही, आई हेल्प हिम बिकॉज ही इज पुअर, वो पुअर था इसलिए मैंने उसकी हेल्प की, अदरवाइज मैं नहीं करता। अगर वो सफिशियंट होता अपने कामों के लिए, अपने जो उसकी नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए, अगर वो सफिशियंट होता तो मैं उसकी कभी भी हेल्प नहीं करता। बट आई हेल्प हिम क्योंकि ही इज पुअर, बिकॉज, ठीक है। I will not go to his party dash he invites me, मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा जब तक कि वो मुझे इनवाइट नहीं करती। तो इसमें until आएगा, if आएगा, unless आएगा या but आएगा। तो जब भी इसमें कंडीशन की बात हो रही है तो इसमें क्या, ये तीनों, ये सभी क्या है, कंडीशन वाले हैं, until, if और unless, तीनों का मतलब क्या कंडीशन से ही है। तो इसमें क्या आएगा आपका अनलेस। जब भी हम कंडीशन की बात कर रहे हैं, जैसे आई विल नॉट गो टू इस पार्टी में, जब तक उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा, जब तक भी मुझे इनवाइट नहीं करेगा, तो जब तक के सेंस में क्या यूज होगा, अनलेस का। सी विल बी द राइट आंसर। नाइदर यू डैश हरी ब्रोक द ग्लास, ना तुम और ना हरी ने ये ग्लास को तोड़ा है। तो ना के सेंस में इसका भाई, इसका कंजक्शन कौन सा होता है, नाइदर के साथ क्या आता है आपका, नॉर। तो वी विल बी द राइट आंसर। आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, रोहन स्टडीज डैश हिज ब्रदर वेस्टेड हिज टाइम। जो रोहन है, रोहन स्टडी कर रहा है क्योंकि रोहन स्टडीज डैश हिज ब्रदर वेस्टेड हिज टाइम। येट, सो, वाइल और, येट का मतलब अभी तक, सो माने इसलिए, वाइल मीन्स जबकि, और मीन्स, तो इसमें क्या आएगा, रोहन स्टडीज वाइल, रोहन तो स्टडी कर रहा है जबकि, वाइल माने उसका जो ब्रदर है वेस्टेड, वो अपनी, जो उसका भाई है वो क्या कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। और रोहन क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। जब भी हम ऐसे लोगों की बात करते हैं, ऐसे अपोजिट उसकी, तो वाइल माने जबकि, वाइल का मतलब क्या आ रहा है, जबकि सेंस में आ रहा है, ठीक है। येट इसमें आएगा नहीं, सो इसमें आएगा नहीं, इसीलिए इसमें आ नहीं रहा है, और भी इसमें नहीं आ रहा है। तो रोहन स्टडीज वाइल, रोहन तो स्टडी कर रहा है जबकि उसका भाई क्या कर रहा है, अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है। तो इसमें जबकि के सेंस में क्या यूज किया हमने, कंजक्शन वाइल। नेक्स्ट देख लेते हैं, डैश आई रिटर्न वेट फॉर मी हेयर, जब तक मैं यहां नहीं आ जाता तब तक आप क्या करो, मेरा वेट करो। तो इसमें क्या आएगा आपका, इफ, अंटिल, अनलेस, फॉर। अब इसमें कंडीशन लगी तो अगेन क्या आएगा आपका, अनलेस आएगा। अनलेस आई रिटर्न वेट फॉर मी, जब तक मैं यहाँ नहीं आ जाता आप मेरा वेट करो यहाँ पे, ठीक है। गीतिका इज नॉट डैश इंटेलिजेंट डैश साक्षी, तो गीतिका इतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी साक्षी है। तो इसमें क्या है, गीतिका एज, गीतिका इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज साक्षी। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो किससे करते हैं, सो और एस से करते हैं। तो ए विल बी द राइट आंसर। सो जो गीतिका है वो इतनी इंटेलिजेंट है जितनी की साक्षी है। हम कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों का सिमिलर वे में, तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, वो उसका यूज कैसे होता है, सो और एस से, ठीक है। नेक्स्ट डैश यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम विथ ऑनर। अगर आप स्टडी को हार्ड करोगे, आप अगर हार्डली स्टडी करोगे तो आप सर्टेनली के एग्जाम में पास हो जाओगे। तो इसमें क्या बता, तो इसमें क्या कंडीशन क्या लगी हुई है, इसकी। तो सी विल बी द राइट आंसर। मेक अ हैज डैश यू विल मिस द ट्रेन एंड अदरवाइज लीस्ट, या फिर इफ, इसमें क्या आएगा आपका, अदरवाइज आएगा। वी विल बी द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, अगर आप टाइम से नहीं पहुंचोगे, मेक हैज, तो अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, ठीक है। नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम डैश ही वेंट आउट। नो सूनर के साथ हमेशा आपको क्या लगेगा भाई, देन का यूज होता है, ठीक है। कुछ इसमें कंजक्शन होते हैं, जैसे आइदर हो गया आपका, आइदर हमेशा और के साथ आता है। नाइदर हो गया आपका, वो नॉर के साथ आता है। नॉट ओनली हो गया आपका, वो आपका बट एल्सो के साथ आता है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली नो सूनर हो गया आपका, वो हमेशा किसके साथ आता है, देन के साथ आता है, ठीक है।
तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इस पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट भी आज क्लियर होता है, कवर कर लिया है हमने पूरा। आई होप आपको पार्ट ऑफ स्पीच बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम ऐसे ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका आपको डेफिनेटली आंसर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।